जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में हम लोग क्या करेंगे, आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट एग्जाम में हमारे जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो सारे क्वेश्चन दोस्तों हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। दोस्तों यहाँ पे आपके वो सारे मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा जो हमारे एग्जाम में बार बार वहां पे रिपीट हुआ करते हैं। दोस्तों ये सारे जो मैं क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ सारे क्वेश्चन ध्यान से आप यहाँ पे नोट करते चलना। और दोस्तों ये जो मैं क्वेश्चन यहाँ पे करा रहा हूँ इसकी पीडब्ल्यू में जो अपना व्हाट्सएप ग्रुप है जहाँ पे ये नंबर शो कर रहा है या इस ग्रुप में मैं इसकी पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा। बस ये ध्यान रखना एग्जाम तक आपको ये सारे क्वेश्चन बार बार वहां पर रिवीजन करना है। ये सारे आपके वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमारा प्रेजेंट टाइम पे जो आपके ऑनलाइन एग्जाम हो रहे हैं, यानी जितने भी क्वेश्चन हमारे एनसीईआरटी पैटर्न यानी टीसीएस बेस हमारे सारे क्वेश्चन मैं यहाँ पे करा रहा हूँ। तो और आप यहाँ पे ये ध्यान रखना कैसे क्वेश्चन क्या हमारे क्वेश्चन का लेवल आपका वहां पे रहता है, ऐसे क्वेश्चन आपको वहां प्रैक्टिस जरूर करना है क्योंकि ये यही सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में वहां पूछे जाएंगे। जैसे एक क्वेश्चन आपका जीके का ये पूछा जा रहा है सबसे पहला कि आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 में ओडीआई टूर्नामेंट में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज का नाम यहाँ बता दीजिए। और ये क्वेश्चन दोस्तों आपका जो करंट अफेयर का था वहां पूछा जाता है। जैसा तो मैं हर बार आपको एक चीज ये बताता हूँ कि जो जीके में आपके 3 पार्ट आपको अच्छे से वहां मजबूत करना है। जैसे करंट अफेयर का हो गया 3 क्वेश्चन इस बार हमेशा पूछे गए, इस बार भी आपका आएगा। इसके बाद आपका स्टैटिक जीके हो गया, 2 से 3 क्वेश्चन वहां से आपके आते हैं। एक आपका संविधान वाला पार्ट होता है, 1 से 2 क्वेश्चन हमेशा आपके पूछे जाने वाले। अगर आप ये 3 टॉपिक भी अच्छे से तैयार करते, एक करंट अफेयर का, एक स्टैटिक जीके का और इसके बाद जो आपका एक आता है संविधान का, अगर ये 3 टॉपिक भी आप अच्छे से तैयार करके जाते हो कम से कम 7 क्वेश्चन तक आपके यहीं से आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इसका दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, जल्दी सारे क्वेश्चन के आंसर यहाँ पे देखते चलेंगे और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेंगे वो भी हम आपको डिस्कस यहाँ पे करेंगे। तो इसका दोस्तों राइट आंसर सीधा सीधा आप क्या बता दोगे, ये आपका हो जाएगा मोहम्मद शमी। मोहम्मद शमी हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। जो मोहम्मद शमी के बारे में कुछ अगर पॉइंट बात की जाए, जो आपका 2023 में जो आपका 2023 में विश्व कप वहां पे हुआ था, अगर ये बात की जाए टोटल इन्होंने कितने विकेट वहां पे लिए थे, इन्होंने टोटल 24 विकेट दोस्तों वहां पे ये आपके लिए थे। और वहीं पे दोस्तों अगर एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि दोस्तों जो आपका सेमीफाइनल था, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेमीफाइनल मैच में सबसे ज्यादा कौन से खिलाड़ी ने विकेट लिया था भारतीय, तो किसका नाम आपको बताना, तब भी मोहम्मद शमी का नाम बताओ। इन्होंने 7 विकेट वहां पे लिए थे और 7 विकेट लेके इन्होंने एक रिकॉर्ड भी वहां पे बना दिया था कि विश्व कप में इतने विकेट किसी ने वहां पे नहीं लिए थे। तो सीधा सीधा राइट आंसर क्या बता दोगे, मोहम्मद शमी, हमारा ऑप्शन ए आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। इसके बाद दोस्तों एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा रहा था कि गोवा राज्य के विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में आपका अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधित्व का पुनः निर्धारण प्रस्ताव 2024 के लोकसभा चुनाव में पहले किस सरकार द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ये सारे आपके करंट अफेयर के ही क्वेश्चन है क्योंकि 3 क्वेश्चन आपका हमेशा पूछा गया है, इस बार भी 3 क्वेश्चन मान चलना करंट अफेयर का आपके एग्जाम में वहां पे पूछा जाएगा। और ये करंट अफेयर वाले भी मैंने जो कंप्लीट नोट्स आपको प्रोवाइड करा रखे वहां मैंने वन लाइनर में इंपोर्टेंट आपको वो सारे क्वेश्चन आपको यानी 600 क्वेश्चन जो मैंने करंट अफेयर के आपको वहां पे दिए हैं वो आप अच्छे से तैयार करके जाना। जो 3 क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा इन्हीं 600 क्वेश्चन में आपको वहां पे देखने को मिल जाएगा। इसके 4 ऑप्शन दोस्तों आपको क्या दिए जा रहे हैं, एक है राज्यपाल है, केंद्र सरकार है, अनुसूचित जनजातियों का मंत्रालय, चौथा है राज्य सरकार। तो आप इसका राइट आंसर क्या बताओगे, जब आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ तो सीधा सीधा क्या बता देना है आपको, यहां बताओगे केंद्र सरकार आपको बताना है। ऑप्शन बी दोस्तों इसका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे 3-4 पॉइंट आपको यहाँ पता होना चाहिए। पहला तो ये आपको पता होना चाहिए, नंबर 1 पॉइंट आपका ये कि गोवा में पहली बार अनुसूचित जातियों को विधानसभा में आरक्षण मिला, इसके पहले कभी भी आपका आरक्षण वहां पे नहीं दिया जाता था। और सेकेंड पॉइंट दोस्तों आप क्या याद करोगे, यह प्रस्ताव आपका केंद्र सरकार द्वारा 2023 में कब लाया गया था, ये आपका 2023 में केंद्र सरकार द्वारा आपका लाया गया था। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर यहाँ पे इसीलिए आपका हो गया। और जो इसका उद्देश्य क्या था, सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना इसका मेन उद्देश्य आपका वहां पर था। एक पॉइंट दोस्तों ये याद कर लेना कि इसमें आपके पहले गोवा विधानसभा में कोई भी आपका एसटी का प्रतिनिधित्व पहले इसके पहले कभी भी वहां पे नहीं होता था।
लेकिन बाद में आपका अब यहाँ पे होने लगा है। तो सीधा सीधा क्या राइट आंसर बताओगे, आपको बता देना केंद्र सरकार दोस्तों, आपके यहाँ पे राइट आंसर आपका बिल्कुल यहाँ पे हो जाता है। अगला सवाल ध्यान से पढ़िए, फिर सोचिए इसका राइट आंसर आपका कितना हो सकता है। इसमें क्या पूछ रहा है कि महिलाओं और बाल विकास मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत प्रमुख अधिकारी, जो आपका आधिकारिक रिपोर्ट का नाम क्या है। आधिकारिक रिपोर्ट का नाम यहाँ हमसे पूछा गया था और जिसके 4 ऑप्शन आपके दिए जा रहे हैं। पहला है नारी शक्ति, दूसरा है शक्ति सहयोग, तीसरा है श्रम शक्ति और चौथा है हमारा महिला आरक्षण। तो आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन दोस्तों, मैं बार बार कह रहा हूं, यहाँ मैं वही सारे क्वेश्चन करा रहा हूं जो आपके आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में रिपीट क्वेश्चन बहुत ज्यादा आपका वहां पे होता है। तो एग्जाम तक जो चीजें मैं जैसे आपको बता रहा हूँ वैसे आप तैयारी करते रहना, यकीन मान चलना आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आपको दिखेंगे। लेकिन जो चीजें बता रहा हूँ ध्यान से आप सारी चीजें वहां पे पॉइंट टू पॉइंट नोट करते चलिएगा। इसका राइट आंसर दोस्तों क्या बताओगे, श्रम शक्ति आप बता देना, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। दोस्तों ये जो आपकी श्रम शक्ति रिपोर्ट है ये आपका 1988 में कब प्रकाशित हुई थी, ये आपके 1988 में प्रकाशित वहां पे हुई थी। और इसमें क्या हुआ था, इसमें आपका महिलाओं के श्रम में योगदान का विश्लेषण वहां पे आपका किया गया था। और एक पॉइंट ये याद करना है कि यह रिपोर्ट महिला सशक्तिकरण की दिशा में मील का पत्थर वहां पे साबित आपकी ये हुई थी। तो सीधा सीधा क्या राइट आंसर आप बताओगे, श्रम शक्ति, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। एक क्वेश्चन ये पूछ रहा है आपसे, 1993 में एक दिन में 28 गाने रिकॉर्ड करने के लिए किसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया था। और 4 ऑप्शन क्या हमारे हैं, पहला है सोनू निगम, दूसरा है कृष्ण कुमार कुन्नत, तीसरा है कुमार सानू और चौथा है उदित नारायण। तो किसका नाम आपको बताओगे अगर हमारे एग्जाम में ये क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ, सीधा सीधा आपको क्या बता देना है, यहां बताओगे कुमार सानू, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। यानी जो कुमार सानू थे इन्होंने एक दिन में 28 गाने, एक दिन में 28 गाने का रिकॉर्ड यहाँ पे इन्होंने बनाया था। और ये रिकॉर्ड दोस्तों कब इन्होंने बनाया था, ये इन्होंने 1993 में ये रिकॉर्ड बनाया था। और यहाँ पे एक ये याद करना कि दोस्तों जो आपके 90 के दशक में, 90 के दशक के एक लोकप्रिय गायक दोस्तों ये वहां पे थे और इन्हें दोस्तों फिल्म फेयर अवार्ड भी कई बार मिल चुका है। जो कुमार सानू है इन्हें फिल्म फेयर अवार्ड भी काफी बार आपका दिया जा चुका है। तो फिलहाल इसका राइट आंसर क्या बताओगे, कुमार सानू का नाम आपको यहाँ पे बता देना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये हमसे पूछा जा रहा है कि चंद्र बनूर जो जिन्होंने 30 जून 2023 में विधानसभा चुनाव में बड़ी सफलता मिली और ये निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दल से संबंधित है, यानी इनके पार्टी का नाम हमसे यहाँ पूछा जा रहा है और जिसके 4 ऑप्शन आपके दिए गए थे और ये आपका दानापुर जडारो में सीधे सीधे क्वेश्चन हमारा वहां पूछा गया था। तो अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट वहां पे होता है तो आपको इसका राइट आंसर क्या बताना है, सीधा सीधा आप बताओ क्या, ये दोस्तों हो जाएगा भारत राष्ट्र समिति जो दिया जा रहा है BRS, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। यानी दोस्तों जो आपकी ये BRS थी, ये दोस्तों जो आपका 2023 में चुनाव में इसे क्या मिली, सबसे बड़ी जीत वहां पे आपकी मिली थी। और दोस्तों यह पहले आपका तेलंगाना जो राष्ट्र समिति थी यानी जो टीआरएस के नाम से आपका जाना जाता था पहले, अब ये बीआरएस के नाम से जाना जाता, लेकिन पहले ये आपका टीआरएस है, यानी कि ये पहले आपका तेलंगाना राष्ट्र समिति के नाम से आपकी ये जानी जाती थी। और इसके बाद नोट ये करना है कि बीआरएस जो आपकी थी ये दक्षिण भारतीय प्रभाव इसने बहुत ज्यादा आपका बढ़ाया था। और कभी अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए इसकी स्थापना, अगर ये पूछ लिया जाए इसकी स्थापना किसने की थी, तो किसका नाम बताओगे दोस्तों, आपको नाम सीधा सीधा याद करना है, केसीआर ने इसकी स्थापना दोस्तों वहां पे की थी। और ये स्थापना वाला पॉइंट भी हमें पता वहां पे होना चाहिए क्योंकि ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे हो जाता है। एक क्वेश्चन ये हमसे पूछा जा रहा है, अच्छा ये बताओ भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का वास्तविक कार्यपालक किसे माना जाता है, वास्तविक क्या पूछा जा रहा है, वास्तविक कार्यपालक किसे आपका माना जाएगा, बताओ राज्यपाल होगा, मुख्यमंत्री होगा या अध्यक्ष होगा या आपका उप मुख्यमंत्री होगा। तो क्या दोस्तों आप राइट आंसर सीधा सीधा हमें क्या बता देना, आप बताइएगा सीधा राइट आंसर, इसका मुख्यमंत्री हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है।
दोस्तों यहाँ पे जो आपका राज्यपाल होता है ना, जो आपका ये राज्यपाल होता है, ये दोस्तों राज्यपाल केवल आपका एक नाम मात्र का ही प्रमुख वहां पे होता है, लेकिन जितनी शक्तियां होती है किसके पास होती है, सारी आपके मुख्यमंत्री के पास वहां पे होती है। और दोस्तों जो आपका मुख्यमंत्री होता है, जो आपका सीएम होता है, चीफ मिनिस्टर होता है, ये राज्य का कार्यकारी का प्रमुख अधिकारी मान लो, चाहे प्रमुख आपका वहां पे आपका हो जाता है। अब इसके बाद एक पॉइंट इसका ये याद करना कि मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता कौन करता है, मुख्यमंत्री करता है। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि दोस्तों जो आपका ये मंत्रिपरिषद होता है, कभी अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया कि जो मंत्रिपरिषद, ये बताओ मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता कौन करता है, तब क्या बताना, तब भी आपको मुख्यमंत्री का नाम वहां पे बता देना है। और एक पॉइंट दोस्तों ये यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि संविधान का जो अनुच्छेद नंबर, संविधान का अनुच्छेद नंबर 163 से लेके 164, इसी से दोस्तों आपका संबंधित वहां पे आपका हो जाता है। अगर अनुच्छेद आपसे पूछा जाए, ये अनुच्छेद आपको वहां पता होना चाहिए, ये आपका इंपॉर्टेंट अनुच्छेद दोस्तों यहाँ पे आपका हो जाता है। और दोस्तों यहाँ पे एक चीज ये याद करना, जो मैंने कंप्लीट नोट्स आपको प्रोवाइड करा रखे एप्लीकेशन में, बस वो नोट्स आप वहां पे तैयार करते चलिएगा। अगर जिन बच्चों ने ये कंप्लीट नोट्स अभी तक नहीं लिया, सीधा प्ले स्टोर पे जाना, वहां पे आप सर्च कर लेना एनए वाला। जैसे एनए वाला सर्च करके आप इस एप्लीकेशन को दोस्तों आप ओपन करोगे, यहाँ पे ये जो पहली स्लाइड है दोस्तों आपका ओपन यहाँ पे दिखाई पड़ेगा, जहां पे लिखा रहेगा आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट कोर्स पीडीएफ, 100% सिलेक्शन की गारंटी। दोस्तों यहाँ बस ये कंप्लीट नोट्स आप एक बार पढ़ के जाना, आपके एग्जाम में यहाँ से कोई क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। यहाँ पे मिलेंगे क्या आपको, यानी कि ऑल सब्जेक्ट नोट्स, जो आपका बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, जीके, इनके कंप्लीट नोट्स तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। साथ में आपके 2000 से लेके 2024 तक जितने भी आपके आर्मी नर्सिंग के एग्जाम हुए, उनके सारे क्वेश्चन भी वहां मिल जाएंगे। बस वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और ये कंप्लीट नोट्स, ये दोनों तैयार करके जाना, आपके एग्जाम में यहाँ से 100% क्वेश्चन आपको वहां पे दिख जाएंगे। और दोस्तों यहाँ पे कंप्लीट नोट्स के साथ फ्री में दोस्तों आपके 50 प्रैक्टिस सेट, और वो जो 50 प्रैक्टिस सेट वहां पे मैंने डाल रखे, वो केवल 50 प्रैक्टिस सेट ही नहीं, कि आपके जो आर्मी नर्सिंग एग्जाम में जो पेपर पूछे गए वही सीधे सीधे आपको वहां पे दिए जा रहे हैं, ताकि एक आपको पूरा ये आइडिया लग सके कि हमारे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और हमें कैसी तैयारी करके पेपर देने जाना, ताकि अपना एग्जाम वहां पे निकल जाए। तो यहाँ पे कंप्लीट नोट्स और आपके प्रैक्टिस सेट दोनों आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, आपको अलग से कुछ लेना नहीं पड़ेगा, बस ये चीजें आप तैयार करके जाना। बस यहाँ पे इस वाले फोल्डर में टिक करके ये नोट्स आप वहां पे एक बार परचेज कर लेना, और वहां पे सारा कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। अब एक सवाल दोस्तों आपसे ये पूछ रहा है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सी पंजाब की एक लोक नृत्य शैली है, पंजाब की लोक नृत्य शैली। वैसे ये क्वेश्चन का आंसर लगभग हर बच्चे को पता ही वहां पे होना चाहिए। पहला है घूमर, दूसरा है गम्मत, तीसरा छऊ, और चौथा है भांगड़ा। तो आप क्या बताओगे, सीधा सीधा राइट आंसर इसका आपको बता देना, क्या हो जाएगा, भांगड़ा हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। और दोस्तों जो आपका ये भांगड़ा नृत्य है, अगर पूछा जाए ये कब आपका किया जाता है, मेन आपका तब होता है, ये जो फसल की कटाई होती है, क्या बताओगे दोस्तों, जो आपकी ये फसल की दोस्तों कटाई, फसल की कटाई के समय ये पुरुषों द्वारा वहां पे किया आपका जाता है। अब इसके बाद दोस्तों इसमें क्या होता है, इसमें ढोल की तेज बीट्स पर किया जाने वाला यह आपका एक नृत्य या उत्सव का प्रतीक दोस्तों आपका यहाँ पे हो जाता है। और दोस्तों ये आपका आजकल केवल इंडिया में ही नहीं, आपका ये मान लो आपका अंतरराष्ट्रीय में कई सारे देशों में आपका आजकल ये लोकप्रिय नृत्य आपका वहां पे हो गया है। तो सीधा सीधा क्या बताओगे, भांगड़ा हमारा राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाता है। इसके बाद दोस्तों आपका एक अगला सवाल था, इसमें ये हमसे पूछा जा रहा है, ये बताओ जो आपका चैरा ओबो उत्सव राज्य में मनाया जाने वाला 9 वर्ष उत्सव है, ये कौन से राज्य में आपका मनाया जाता है। बताओ, गोवा होगा, उत्तराखंड होगा, मणिपुर होगा या कर्नाटक होगा। दोस्तों यहाँ पे आप ये काउंट करते चलना कि आपका स्कोर यहाँ पे कितना पहुंच रहा है, यानी जीके में हमारे कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, बायोलॉजी में कितने सही हो रहे हैं, केमिस्ट्री में कितने सही हो रहे हैं, फिजिक्स कितने सही हो रहे हैं। और जो पार्ट आपका वीक लगे, जो मैंने नोट्स आपको दे रखे वो नोट्स आप तैयार करना, इसके साथ जो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए वो अच्छे से आप प्रैक्टिस करके जाना। आप ये एग्जाम जब भी वहां बैठोगे, आपके पेपर सीधे सीधे क्वेश्चन आपको वहां पे देखने को मिल जाएंगे। तो इसका दोस्तों राइट आंसर सीधा सीधा क्या बता देना, आप बताओगे मणिपुर बताना, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। और दोस्तों कभी अगर ये पूछा जाए
कि जो आपका ये चौराहो उत्सव है, ये कौन से मान लो पूछा जाए, ये कौन से समुदाय के द्वारा, कौन से समुदाय के द्वारा ये आपका मनाया जाता है? तो समुदाय दोस्तों कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका मिताई। कौन सा समुदाय हो जाएगा? मिताई समुदाय के द्वारा आपका मनाया जाता है। और दोस्तों ये आपका पारंपरिक नव वर्ष का प्रतीक है। क्या है? पारंपरिक नव वर्ष का आपका प्रतीक वहां पे हो जाता है। अब एक पॉइंट यहाँ पे ये याद कर लेना कि ये पर्व दोस्तों क्या होता है, जो घरों में क्या होते हैं, सफाई आपकी वहां पे की जाती है इस पर्व के दौरान। और ये दोस्तों कब, किस मतलब महीना पूछा है, कौन से महीने के बीच में मनाया जाता है, क्या बताओगे? ये आपका मार्च और अप्रैल, मार्च अप्रैल महीने के बीच में ये आपका वहां पे मनाया जाता है। ये तो समुदाय याद कर लेना, समुदाय भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये आपके पूछे वहां पे जाते हैं। एक सवाल में ये हमसे पूछ रहा है कि राज्य के नीति निषेध तत्वों का उद्देश्य संविधान के अनुच्छेद में किया गया है। अनुच्छेद नंबर हमसे पूछा जा रहा है, कौन से अनुच्छेद में आपका ये किया गया है, जहां पे ये चार ऑप्शन हमारे अनुच्छेद यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो अगर हमारे पेपर में ये क्वेश्चन रिपीट कभी होता है तो सीधा सीधा क्या आप बताओगे राइट आंसर इसका? ये दोस्तों हो जाएगा अनुच्छेद 3651 हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। यानी क्या बताओगे? अनुच्छेद नंबर 36 से लेके आपका 51 के बीच आपका नीति निर्देशक तत्व आपके वहां पे वर्णन आपका वहां पे किया गया है। अब इसका दोस्तों उद्देश्य क्या हो जाएगा? क्या बताओ? कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना इसका मेन उद्देश्य दोस्तों वहां पे हो जाएगा। अब एक चीज ये याद करना, ये संविधान के अगर पूछा जाए कौन से भाग में बताया गया है, तो भाग इसका ये भाग भी याद कर लेना। भाग अगर कभी भी आपसे पूछा जाए, आपको ये भाग वहां पे आपको बता देना है। अनुच्छेद पूछेगा 3651, भाग आपको ये यहाँ पता होना चाहिए, ये आपका इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपका हो जाता है, ये भाग वाला। अगला सवाल हमसे ये आपसे पूछा जाए, तो मैंने बताया कि जो आपका करंट अफेयर ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, संविधान वाले आप देख ही रहो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या क्या कैसे कैसे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो इन टॉपिक पे आपको ज्यादा वहां फोकस करना है आपको। इसमें यह पूछा रहा है कि नीति आयोग, क्या पूछा गया? नीति आयोग बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में आपका बहुआयामी गरीबी आबादी का परसेंटेज सबसे कम है? क्या पूछा जा रहा है? सबसे परसेंटेज कम किसका है? ये चार ऑप्शन आपके वहां पे दिए गए हैं। और ये क्वेश्चन दोस्तों आपका लखनऊ जेडारो में सीधा सीधा हमारा वहां पूछा गया था। दोस्तों यहाँ पे एक फायदा आपको ये मिलेगा, ताकि आपका जितना भी पार्ट है हमारा आर्मी नर्सिंग असिस्ट जितना सिलेबस है, उसका पूरा हमारा रिवीजन भी आपका हो जाता है। और साथ साथ हमें ये भी पता चलता जाता है कि भाई हमें मतलब किस पे हमारा क्या पार्ट वीक चल रहा है, क्या स्ट्रॉन्ग चल रहा है, ताकि हम उस पर ज्यादा फोकस वहां पे कर सकें। तो सीधा सीधा राइट आंसर दोस्तों क्या बताओगे? पंडुचेरी हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। यानी दोस्तों जो आपका पांडुचेरी होता है, इसमें गरीबी का स्तर सबसे कम आपका वहां पाया गया था। और दोस्तों जो आपका नीति आयोग है, क्या है दोस्तों? आपका जो नीति आयोग है, ये हर साल यह सूचकांक आपका वहां पे जारी करता है। और सूचकांक दोस्तों आपका सतत विकास लक्ष्य से संबंधित आपका वहां पे ये हो जाता है। अब अगला सवाल दोस्तों ये आपसे पूछा जा रहा है, अच्छा ये बताओ, यहां से हमारे मैथ के क्वेश्चन आपके स्टार्ट हो जाते हैं और टोटल 5 क्वेश्चन हमारा मैथ का वहां पूछा जाता है। और मैथ के इतने हार्ड क्वेश्चन वहां पे नहीं आते। अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो 5 क्वेश्चन बड़ी आसानी से आप वहां बना लोगे, कोई दिक्कत वहां पे देखने को नहीं मिलेगी। बस कैलकुलेशन आपकी वहां पे अच्छी वहां पे होनी चाहिए। इसमें क्या पूछा गया है? बताया जा रहा है गोपाल ने 152 कुर्सियों को बेची और उसे 76 कुर्सियों का क्रय मूल्य के बराबर वहां पे क्या हुआ? लाभ हुआ। तो उसका लाभ का परसेंटेज बताइए क्या वहां पे हो जाएगा? तो एक चीज आप ये ध्यान रखो कि हमें वो क्या क्या चीजें होती है। एक तो आपका क्रय मूल्य होता है, एक आपका क्या होता है? सेलिंग प्राइस होता है, विक्रय मूल्य होता है। इसके बाद उसे क्या होता है? एक आपका प्रॉफिट होता है। जो आपका ये जो सेलिंग प्राइस होता है, विक्रय मूल्य होता है, ये होता है कि जिस रुपए में हम किसी वस्तु को बेचते हैं वो आपका विक्रय मूल्य होता है। और क्रय मूल्य क्या होता है? जैसे कोई सामान हम लोग खरीद के ला रहे हो, यानी कि कोई चीज हम लोग खुद बना रहे हो, जो उसमें हमारी लागत वहां पे लगती है, वो क्या होता है? आपका क्रय मूल्य होता है। अब ये बताओ, अच्छा सवाल में दिया गया कि अगर वो 152 कुर्सियों के बेचता है और उसे 76 कुर्सियों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ, हम यहाँ पे उसे ये मान चलते हैं कि एक कुर्सी की जो हमारी क्रय मूल्य है वो आपका 1 रुपए है। अगर एक कुर्सी आपका 1 रुपए का है, तो अगर हम ये मान चलें कि आपका 152 कुर्सी जब थी
तो इनका रुपए कितना हो जाएगा 152 वहां पे हो जाएगा। तो सीधा सीधा हम ये मान चलते हैं कि हमारा विक्रय मूल्य जो था 152 रुपए आपका हो गया। अब इसमें ये बोला गया कि जितने, यानी कि ये बोला जा रहा है 76 कुर्सियों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ है। अब ये बताओ अगर इसमें 76 कुर्सी के बराबर हमें लाभ हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो ये बताओ यहाँ पे क्रय मूल्य कितना रहा होगा। तो भाई सीधा सीधा आप 152 में ये 76 माइनस कर दो, तभी इसमें प्रॉफिट हो गया 152 हुआ वहां पे। तो जैसे आप 152 में 76 माइनस करोगे कितना निकल के आ गया, आप कहोगे यहाँ भी आपका हो गया 76। कितना बताओगे 76। इन दोनों का अगर जोड़ा कितना हो जाएगा 6 6 12 2 हासिल 1 7 7 14 1 15। तो ये हमारा विक्रय मूल्य कितना 152। अब पूछा क्या जा रहा है कितने परसेंट का हमें लाभ होगा। तो परसेंटेज लाभ बराबर क्या होता है, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100 आप करोगे परसेंटेज लाभ निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे हमें लाभ हुआ 76 रुपए का, लाभ हो रहा है 76 रुपए का, क्रय मूल्य कितना आपका 76 ही यहाँ पे दिया है, परसेंटेज पूछा गया गुणे आप यहाँ पे 100 कर दोगे। अभी 70 इससे इससे अब कट गया, कितना बच रहा है केवल 100 बच रहा है। तो आप क्या हो कितना प्रॉफिट हमें हो रहा है, आप बताओगे 100% का हमें प्रॉफिट वहां पे हुआ, 100% का लाभ हो रहा है। तो सीधा सीधा राइट आंसर क्या बताओगे आप, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। मैथ बिल्कुल इजी रहती है, बस कैलकुलेशन आपकी आनी चाहिए, 5 क्वेश्चन बड़ी आसानी से आप वहां पे बना लोगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों ध्यान से पढ़िए, क्या दिया जा रहा है कि एक खाद्य पदार्थ पर आपका 30% और 20% की दो क्रमिक छूट प्रदान की, डिस्काउंट वहां पे दिया जा रहा है। अब एक व्यक्ति ने खाद्य पदार्थ के लिए 840 का भुगतान किया, तो खाद्य पदार्थ की मूल कीमत बताइए क्या वहां पे हो जाएगी, मूल कीमत कितनी आपकी हो जाएगी, कैसे बताओगे यहाँ पे। हम दोस्तों ये मान चलते हैं कि हमारी मूल कीमत आपकी x रुपए यहाँ पे हो गई, ठीक है। अब यहाँ बताओ 30% का डिस्काउंट दिया गया, अगर 100 में आप 30% का डिस्काउंट देखो भाई कितने के बचोगे, 70/100 से हमने क्या किया गुणा कर दिया। तो इसको हमने क्या किया, आपने सीधा 70/100 यहाँ पे लिख दिया, 100 में 30 कम कर दिया। फिर अगला डिस्काउंट 20%, फिर 100 में हम 20 कम कर देंगे, कितना हो जाएगा आप बताओ, इसे हमने गुणा कर दिया 80/100 से। तो यहाँ पे ये जो रेट आपका निकल के आया ये आपका 840 रुपए निकल के आया है। तो ये बराबर दोस्तों आपका हो गया 840 रुपए। अब बस कुछ नहीं करना, बस इसी एक्स का मान आपको निकाल लेना है और ये हमारा राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो ये एक जीरो जीरो हमारा कट गया, इस जीरो जीरो कट गया आपका। अब यहाँ पे कितना एक्स बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे दोस्तों आपका लिखा है 840, ये गुणे 10 यहाँ पे हमने 100 लिख दिया सीधा। अब बटे में कितना हुआ, ये 7 × 8। अब इसे सोल्व करो दोस्तों कितना निकल के आ जाएगा, इसे जैसे आप यहाँ पे सोल्व करोगे, 4 से काटो, 4 दूना 8 हुआ, 4 से काटा, यहाँ पे दोस्तों आपका कितना हो जाएगा, 4 दूना 8 हुआ, ये आपका हो गया दोस्तों 25 आपका हो गया। अब यहाँ पे 2 से इसे काट दो, कितनी बार जाएगा, 2 चौको 8, 2 दूना 4 हुआ। अब यहाँ पे 7 से काटा, कितना बार, 42, 6 बार जाएगा। अब 25 × 60 दोस्तों आप यहाँ पे करो, कितना निकल के आएगा, यानी 56 का जीरो हो जाएगा। ये आपका दोस्तों टोटल निकल के आ जाएगा 1500 आपका रुपए यहाँ पे निकल के आ जाएगा। बस यही दोस्तों आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो सीधा सीधा क्या बता दोगे, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। बस कैलकुलेशन आप एक बार सही से कर लीजिएगा, आपका राइट आंसर सीधे सीधे यहाँ पे निकल आएगा। मैथ इतनी आपकी हार्ड वहां पे नहीं आएगी। अगर ये क्वेश्चन आप बना पा रहे तो बड़ी आसानी से 5 क्वेश्चन आप वहां बना लोगे। बस मेन फोकस आपको साइंस पे कर लेना, और साइंस में आपको बायोलॉजी और केमिस्ट्री पे ज्यादा ध्यान वहां पे आपको देना है, क्योंकि ये चीजें आपकी इंपॉर्टेंट वहां पे हो जाती है। अगला सवाल तो ये आपसे पूछा जा रहा है कि ये बताओ दो ट्रेनें हैं, एक है 50 किलोमीटर प्रति घंटा और एक है आपका 110 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चार से विपरीत दिशाओं में आ रही हैं। एक ट्रेन की लंबाई आपकी 500 मीटर है और पहली ट्रेन को दूसरी ट्रेन से पास होने में उसे 12 सेकंड का समय लगता है। तो बताओ दूसरी ट्रेन की लंबाई आपकी यहाँ पे कितनी हो जाएगी। तो ये सवाल आप कई तरीकों से वहां पे सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक बिल्कुल बेसिक सा हम लोग मेथड यहाँ यूज करेंगे ताकि आपको दिक्कत वहां पे ना हो जब आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन वहां पूछा जाए। देखो यहाँ पे सवाल बोला गया, एक ट्रेन है, एक मान लो इधर से आ रही है, अब एक इसकी विपरीत दिशा में दोस्तों आपकी आ रही है। अब यहाँ पे दोनों ट्रेनों की चाल क्या दी जा रही है, एक की चाल दोस्तों यहाँ पे दी गई है 50 किलोमीटर प्रति घंटा हमारी दी जा रही है, और एक की चाल दोस्तों क्या है 110 किलोमीटर प्रति घंटा हमारी ये आपकी दी जा रही है। दो चालें दी जा रही है। अब एक की ट्रेन की लंबाई दे दी गई आपको कितनी, 500 मीटर आपकी यहाँ पे दे दी गई है,
अब हमसे पूछा जा रहा, बताओ इस ट्रेन की लंबाई आपकी यहाँ पे कितनी हो जाएगी। अब यहाँ पे देखो, पहले तो ये बताओ, अगर दोनों ट्रेनें विपरीत दिशा में आ रही, यहाँ पे इनकी जो चाल होगी, जो स्पीड होगी, क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। क्योंकि जो विपरीत दिशा में आती है चाल क्या होती है, हमेशा आपकी जुड़ती है। तो यहाँ 50 है, ये 110 है, तो यहाँ पे इनकी स्पीड हम क्या मान सकते हैं, 160 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी हो गई। अब देखो सवाल में हमारे सारे ऑप्शन आप यहाँ पे देख रहे हैं मीटर में आपके दिए जा रहे हैं, तो ये जो आपका किलोमीटर प्रति घंटा है, इसे भी हमें क्या मीटर पर सेकंड में बदल लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों जो आपका ये 160 किलोमीटर प्रति घंटा है, 5/18 गुणा करोगे, ये मीटर पर सेकंड में आपका चेंज हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करो, ये कितना यहाँ पे निकल के आएगा, ये दोस्तों हो जाएगा आपका 44.44 आपका मीटर पर सेकंड दोस्तों यहाँ पे निकल के आ गया। अब देखो यहाँ पे हमें क्या पता, चाल हो गई, ये क्या होगी आपकी स्पीड यहाँ पे दिया जा रहा है, और समय कितना दोस्तों यहाँ पे लगा है पार करने में, 12 सेकंड का समय, 12 सेकंड का समय यहाँ पे लगा। अब ये बताओ, अच्छा अगर इतनी चाल से हम लोग 12 सेकंड तक कंटिन्यू वहां पे चले, हम कितनी दूरी वहां पे तय कर लेंगे। तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल गुणे समय। तो चाल क्या है आपकी 44.44 है, समय आपका 12 सेकंड है। तो टोटल दोस्तों दूरी कितनी आपके हो जाए, इन दोनों का गुणा आप यहाँ पे कर दीजिए, दोनों गुणा करो कितना आपका निकल के आ जाएगा दोस्तों, ये आपका होगा 533.33 मीटर आपका दोस्तों यहाँ पे आपका ये हो जाएगा। अब देखो ये तो हो जाता, दोनों ट्रेनों ने कितनी दूरी तय की। अब देखो, अब दूरी कितनी तय करेंगे, जितनी ट्रेन की लंबाइयां होगी वही दूरी तय करेंगे वहां पे। अब हमें ये पता है, अगर एक ट्रेन की लंबाई 500 मीटर है और टोटल दूरी कितनी तय हो रही है, आप देख रहे हो 533.33 मीटर यहाँ पे तय हो रही है, तो दूसरे ट्रेन की लंबाई क्या हो जाएगी, 500 में बस इतना आप माइनस कर दो। तो 500, आप जब 533.33 में आप 500 माइनस करो, कितना निकल के आएगा, ये निकल के आएगा 33.33 मीटर आपका निकल के आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, दूसरी ट्रेन की आपकी यहाँ पे लंबाई हो जाएगी। तो क्या बताओगे, दूसरी ट्रेन की लंबाई सीधा सीधा आप बता दोगे क्या, 33.33 मीटर हो जाएगी। ऑप्शन ए दोस्तों इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। एक बार स्क्रीनशॉट लेना, फिर इसकी प्रैक्टिस करना कैसे इसका आंसर आपका यहाँ पे आएगा। अब इसके बाद दोस्तों हमारा एक अगला सवाल आता है, ये ध्यान से पढ़िए। अब बताइए क्या राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। सीधा सीधा क्या दिया जा रहा है, एक दुकानदार है, 500 में एक वस्तु खरीदा और 26% लाभ प्राप्त करने के उसे उस वस्तु को कितने रुपए में वहां बेचना चाहिए। अब ये बताओ, अगर किसी चीज का रेट आपका कितना दिया गया 500 और हमें प्रॉफिट कितना लेना, प्रॉफिट आपको लेना 26%, तो यहाँ पे सीधा सीधा हम क्या करते हैं, 100 प्लस आप 26 जोड़ दो, टोटल आप यहाँ पे एक 26% से गुणा कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे जो 500 दिया जा रहा है, इसका सीधा आप 126 बटे यहाँ पे 100 से गुणा कर दो, इसे सोल्व करिए, कितना निकल के आएगा, 2 0 सीधा सीधा आपके कट जाएंगे, कितना हो गया यहाँ पे 126 गुड़े यहाँ पे 5 कर दो, 5 गुड़ा 5 छक्का 30 का 0, हासिलाए 3, 5 2 10, 10 3 कितना हो गया 13, 3 हासिलाए 1, 5 1 5 5 5 5 1 5 5 3 कितना 8 आ जाएगा, यानी 5 छक्का 30 का 0, हासिलाए 3 आ गया, और 5 2 10, 10 3 13, 3 हासिलाए 1, 5 5 6 कितना हो जाएगा 630 दोस्तों आपका सीधा सीधा निकल के आ जाएगा। तो आप क्या कह दोगे, कितने में हमें ये बेचना चाहिए, आप कहोगे 630 रुपए में ये आपका बेचना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। बस सेम यही टाइप के आपके क्वेश्चन आपके पेपर वहां पे आपको देखने को मिल जाएंगे। अब इसके बाद दोस्तों आपका एक सवाल ये पूछा जा रहा है जो कि आपका एवरेज का है। अब एवरेज का आपको पता है कि औसत बराबर क्या होता है, कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या। यहां से हम लोग क्या करते हैं, औसत आप वहां पे निकाल सकते हैं। सवाल में क्या दिया गया, जनवरी फरवरी मार्च और अप्रैल 4 महीनों की बात की जा रही है, जहां पे इनका खर्चा यानी इनका व्यय आपका ये दिया जा रहा है, ये 4 व्यय आपके यहाँ पे दिए जा रहे हैं। अब यहाँ पे ये बताना है इन चारों महीनों के दौरान उसका औसत कितना है, औसत व्यय कितना है। तो अभी मैंने बताया औसत बराबर क्या होता है, कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या। पहले क्या करो, आप चारों को जोड़ो, इसको 1 2 3 4 इन सभी को जोड़ के आप 4 से भाग कर दीजिए, आपका राइट आंसर यहाँ पे निकल के आ जाएगा। क्या क्या संख्याएं दी जा रही है, 28,313, ये एक यहाँ पे लिखा जा रहा है 28,313 लिखा है, फिर क्या लिखा है 32,252, 32,252 दोस्तों आपको ये लिखा जा रहा है, फिर लिखा है 25,012, 25,012 दोस्तों आपका लिखा है, फिर क्या लिखा है 33,500, फिर क्या लिखा 33,500 आपका लिखा। अब इन सभी को जोड़िए,
तो कितना आपका निकल के आ जाएगा, ये निकल के आएगा, सबको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 28,000, 32,000, 25, 33 है। इनको जैसे आप जोड़ो कितना निकल के, 1,19,076 रुपए दोस्तों ये आपका निकल के आ गया। अब औसत आपसे पूछा जा रहा है, क्या कर दोगे, कुल पदों की योग बटे पदों की संख्या, सीधा 4 से आप भाग कर दोगे और 4 जैसी से आप डिवाइड करोगे, ये कितना निकल के आपका आएगा, 29,769 दोस्तों आपका निकल के आ जाएगा। तो सीधा सीधा आपको राइट आंसर कितना बता देना है, ये दोस्तों आपका 29,769 कितना हो जाएगा आपका, सीधा सीधा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। बस सभी को जोड़ के आपको जितनी संख्याएं दी जा रही है उतनी संख्याओं से आपको भाग कर देना, आपका औसत सीधा सीधा आपका निकल आएगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पे ले लीजिएगा। अब यहाँ दोस्तों हमारे बायोलॉजी क्वेश्चन आपके स्टार्ट हो जाते हैं, टोटल 5 क्वेश्चन हमारा बायोलॉजी का वहां पूछा था। अब मेन हमारा बायोलॉजी हो गया, केमिस्ट्री हो गया, ये आपके मेन यहाँ पे हो जाते हैं, क्योंकि इसका जो हमारा एग्जाम में क्वेश्चन ज्यादा पूछे हैं, क्यों 30 क्वेश्चन लगभग लगभग हमारे यहीं से आपको देखने को आपके पेपर में वहां पे मिल जाएंगे। इसमें क्या पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन सी एक संक्रामक जात, तो संक्रामक जात से आप ये समझ सकते हैं कौन से एक ऐसा जीव है जो फिलहाल लुप्त यानी कि गायब मतलब कम दिखाई पड़ रहे हैं, काफी कम मात्रा में अब हमें वो दिखाई पड़ रहे हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। और 4 ऑप्शन यहाँ पे आपके दिए जा रहे हैं, पहला है ब्लैक चक है, दूसरा आपका भराल है, तीसरा आपका गंग डॉल्फिन है और चौथा आपका मिथुन है। तो इसका राइट आंसर सीधा सीधा आप क्या बताओगे, जब आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन वहां पूछा जाएगा तो सीधा सीधा राइट आंसर इसका आपको क्या बता देना है, ये दोस्तों आपका हो जाएगा क्या, गंग डॉल्फिन जो आपका दिया जा रहा है, ऑप्शन सी दोस्तों इसका राइट आंसर आपको यहाँ पे बताना है। जब भी आपका एग्जाम है ये क्वेश्चन वहां पे रिपीट होता है। दोस्तों यहाँ पे जो आपकी ये डॉल्फिन मछली है, एक चीज इसके बारे में ये भी याद कर लेना कि दोस्तों ये आपकी क्या हो जाएगी, भारत की राष्ट्रीय, क्या बताओगे, ये आपकी भारत की राष्ट्रीय जलीय जीव, भारत की क्या लिखोगे, राष्ट्रीय आपका ये जलीय जीव हो जाएगा, जलीय जीव दोस्तों आपका ये यहाँ पे आपका हो जाता है। और दोस्तों ये फिलहाल क्या आपका एक लुप्त प्राय प्रजातियों में आपका शामिल आपका वहां पे हो चुका है, क्योंकि क्या हो रहा है कि जो जल में प्रदूषण हो रहा है और जल में जो बांध आपके वहां बनाए जा रहे हैं, इसकी वजह से इनकी जो रहने की जगह है वो काफी कम वहां पे हो गई है, यानी जो आपकी जो डॉल्फिन मछलियां हैं ये प्राय आपकी कम अब वहां पे आपकी ये दिखाई पड़ रही हैं। एक सवाल ये हमसे पूछा जा रहा है, वयस्कों में खाली पेट रक्त में ग्लूकोज स्तर आपका होता है कितना होता है, ये 4 ऑप्शन हमें बताना है कि राइट आंसर आपका कितना यहाँ पे हो जाता है, यानी कितने mg आपका 100 ml में वहां पे होता है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो क्या सीधा सीधा आपको बताना है, यहाँ पे राइट आंसर आप क्या बताओगे, ये हो जाएगा दोस्तों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। वैसे तो खाली पेट में सामान्य रक्त में जो आपका ग्लूकोज स्तर होता है ये आपका 70 से लेके 100 70 से लेके 100 आपका, ये दोस्तों यहाँ पे नोट कर लेना, ये आपका यहाँ पे आपका पाया जाता है। और दोस्तों यहाँ पे जब इससे ज्यादा हो जाता है, इससे ज्यादा जो आपका ग्लूकोज का स्तर वहां पे हो जाता है, तो कौन सी बीमारी आपको देखने मिलती, आपको देखने मिलती मधुमेह, इसका स्तर जब बढ़ जाता है क्या देखने को मिलता है, मधुमेह आपको देखने मिलता है, जिसे हम लोग क्या डायबिटीज आप बोलते हैं, इसकी संभावना आपकी वहां पे बढ़ जाती है। और वहीं पे दोस्तों कभी भी आपका अगर 126 आपका इतनी मात्रा इसकी दोस्तों कभी अगर आपकी यहाँ पे हो जाती है या इतनी मात्रा हो जाए या इससे ज्यादा वहां पे हो जाती है, इसे दोस्तों क्या कहते हैं, फास्टिंग शुगर या डायबिटीज का संकेत आपका वहां पे आपका ये हो जाता है। और दोस्तों ग्लूकोज के बारे में आप सभी को पता ही होता है कि ग्लूकोज क्या होता है, ग्लूकोज क्या होता है, ये हमारे शरीर के प्रमुख ऊर्जा स्रोत यहाँ पे आपका होता है। तभी आपने देखा होगा कि जब हमें मान लो तुरंत एनर्जी चाहिए, लोग कहते थे कि मान लो रनिंग कर रहे हो ग्लूकोज आप ले लो वहां पे, क्योंकि ग्लूकोज क्या करता है, हमें तुरंत एनर्जी भी प्रोवाइड वहां पे आपका कराता है। जो लोग रनिंग वहां पे करते हैं वो ग्लूकोज का यूज बहुत ज्यादा वहां पे ये करते हैं। और आप देखा भी होगा कि जब आप मान लो खुद रनिंग वहां पे करते होगे तो आपके पास ग्लूकोज वहां पे होता ही होगा, या जो रनिंग आपका फिजिकल वहां पे लगता है तब भी आप ग्लूकोज की बोतल लेके वहां पे जाते होगे वहां पे। तो यहाँ पे ये कुछ पॉइंट यहाँ पे याद कर लेना कि जो आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे हमारे ये हो जाते हैं। एक सवाल ये पूछा जा रहा है, वयस्क मानव में जो आपका रक्त की सामान्य मात्रा क्या होती है, वैसे ये आपका डिपेंड करता है कि आपका वेट कितना है, उस पर ये डिपेंड करता है।
लेकिन यहाँ पे एक सामान्य मात्रा आपसे यहाँ पूछी जा रही है कि अगर आपके एग्जाम में कभी भी ये क्वेश्चन वहां पूछा भी जा रहा है तो यहाँ पे मेन आपको बताना है कि 5 लीटर। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। वैसे औसत आपका होता है 4.5 से लेकर 6 लीटर के बीच में लगभग लगभग इंसानों के अंदर ब्लड वहां पे पाया आपका ये जाता है। और दोस्तों कभी अगर आपसे ये पूछा क्या जाए कि जो हमारा रक्त, जो हमारा शरीर होता है, यहाँ पे ये याद कर लेना कि जो आपका रक्त शरीर का, दोस्तों जो आपका रक्त होता है ये आपका शरीर का 7 से लेके 8%, 7 से लेके 8% भाग वहां पे हमारा ये आपका होता है। और दोस्तों अगर यहाँ बात की जाए जो फीमेल में आपका एवरेज क्या होता है, 4 से 5 लीटर ब्लड वहां पाया जाता है। और वहीं पे जो आपके मेल होते हैं इनमें आपका 5 से 6 लीटर आपका ब्लड वहां पे आपका पाया जाता है। और दोस्तों जो आपका रक्त में प्लाज्मा हो गया, या आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ये सारे आपके रक्त में ही आपके पाए वहां पे जाते हैं। तो कभी पूछा जाए कि जो हमारा शरीर का वेट का कितना परसेंट हमारा रक्त होता है, 7 से 8% बोलोगे। फीमेल का पूछा जाए और एवरेज क्या होता है 4 से 5 लीटर। मेल का पूछा जाए आपका 5 से 6 लीटर। अगर सीधा से कोई नाम नहीं दिया जाए, ना मेल लिख रहा ना फीमेल लिख रहा, सीधा आपको राइट आंसर क्या बता देना है, 5 लीटर बता देना। क्योंकि पुणे जडावर में ये जब क्वेश्चन पूछा गया था आपका ये ऑप्शन वहां पे राइट वहां पे किया गया था। अगला क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, फिर बताइए राइट आंसर इसका आपका कितना वहां पे हो जाएगा। इसमें क्या चीज हमें दी जा रही है कि निम्न में से कौन सा आपका अंतःस्रावी ग्रंथि गले में स्थित है। यानी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी ऐसी जो हमारे गले में आपकी स्थित हो जाती है। बताओ, आदिवृक्क होगी, थायराइड होगी, पीयूष होगी, या आपकी अंड ग्रंथि हो जाएगी। तो क्या बताओगे इसका राइट आंसर। तब सीधा सीधा आपको क्या बता देना, यहां बताना थायराइड। ऑप्शन बी आप बताओगे राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। क्यों दोस्तों, जो आपकी थायराइड ग्रंथि होती है हमारे कहाँ स्थित होती है, हमारे गर्दन में आपकी ये वहां पे स्थित होती है। अब ये कौन सा हार्मोन आपका ये स्रावित वहां पे करती है, यहाँ पे हार्मोन अगर आपसे पूछा जाए तो क्या बताओगे, थायरॉक्सिन। कौन सा हार्मोन बता दोगे, थायरॉक्सिन हार्मोन, ये दोस्तों आपका वहां पे स्रावित आपकी करती है। अब ये क्या होती है, आपकी जो उपापचय क्रियाएं होती है इसका कंट्रोल वहां पे आपकी ये करती है। और कभी अगर आपसे ये पूछा जाए कि आयोडीन की कमी से, एक क्वेश्चन ये भी आपसे पूछा जाता है, आपने देखा होगा कि अगर आपके एग्जाम में आता है कि आयोडीन की कमी से, आप देखोगे जो गर्दन किसी की फूल सूजन आ जाती है, फूल आती है वहां पे, उसमें कौन सा रोग होता है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होगा वहां पे। अगर आयोडीन की कमी यहाँ पे हो जाएगी तो क्या बताओगे, गाइटर। गाइटर इसे हम लोग क्या होता है, घेंघा रोग आपका हो जाता है, जिसमें गर्दन में आपकी स्वेलिंग वहां पे हमें देखने को मिल जाती है। तो ये चीज भी आपको पता वहां पे होनी चाहिए। ये आपके हर क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है, आप यही मान चलना कि आप एग्जाम में बैठे हुए हो। अब यहाँ पे आप काउंट करना है कि कितना स्कोर हमारा वहां पे आपका ये पहुंच रहा है। एक सवाल ये पूछा जा रहा है कि हेमोग्लोबिन के रूप में कार्य करने वाले प्रोटीन का उदाहरण बताइए, कौन सा आपका हो जाएगा। ये 4 ऑप्शन यहाँ पे हमारे दिए जा रहे हैं। दानापुर जडावर में सीधे सीधे क्वेश्चन आपका वहां पूछ लिया गया था। तो क्या बताओगे राइट आंसर इसका, सीधा सीधा आपको क्या बताना, यहाँ पे हो जाएगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन हो जाएगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। दोस्तों जो आपका ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन है, ये क्या होता है, हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन यहाँ पे होता है। और ये आपका ऑक्सीजन को शरीर के अंगों तक वहां पहुंचाने का मेन आपका इसी का काम वहां पे होता है। और जैसे हमारे फेफड़ों में, ये कहाँ बनता है, हमारे फेफड़ों में, जब आपका हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से वहां पे जुड़ता है। और ये आपका लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाता है। अगर कभी ये भी पूछा गया ये कहाँ पाया जाएगा, आप बताओ, ये हमारे लाल कोशिकाओं में, लाल रक्त कोशिकाओं में आपका ये पाया वहां पे हमारा जाता है। कहाँ पे, आरबीसी में। कहाँ पाया जाएगा, आप बताओगे, रेड ब्लड सेल हमारे में वहां पे ये आपका पाया जाएगा। एक सवाल ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में ये हमारा रिपीट भी वहां पे हो गया है। तो आप किसका बताओगे, आपातकालीन हार्मोन कौन सा हो जाएगा। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वहां पे आप प्रैक्टिस वहां पे कर रहे होगे तो आपने ये कई बार कई सारे एआरओ जिडारो में ये क्वेश्चन वहां पे देखा भी होगा, क्योंकि ये आपके रिपीट क्वेश्चन बहुत बार आपके पेपर में हो चुका है। तो सीधा सीधा क्या बताओगे दोस्तों, यहाँ बताओ क्या, एड्रीनालिन। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। दोस्तों जो आपका ये हार्मोन होता है इसे क्या कहते हैं, फाइट या फ्लाइट हार्मोन भी कहा जाता है। इसका एक अन्य नाम क्या लिख लोगे यहाँ पे, फाइट या फ्लाइट, फाइट या फ्लाइट
हार्मोन भी दोस्तों आपका ये कहा जाता है, फ्लाइड लिख लेना, फ्लाइड हार्मोन भी कहा जाता है। अगर कभी ये पूछा जाए कहां से स्रावित होता है तो कहां स्रावित होगा दोस्तों, सीधा सीधा आपको क्या बताना है, ये आपका एड्रिनल, जो हमारे शरीर की एड्रिनल ग्रंथि होती है, यहाँ से आपका स्रावित आपका ये होता है। अब ये हमारे हृदय गति और रक्तचाप को क्या करता है, कंट्रोल करते हैं, बढ़ाने का काम वहां पे ये करता है। यानी देखा होगा जब भी कभी क्या होता है, तनाव होता है या हमें भय होता है, किसी चीज का डर वहां पे होता है, तो ये हार्मोन सीधा सीधा क्या होता है वहां पे हमारे मतलब संकेत वहां पे देना आपका ये स्टार्ट वहां पे कर देता है। इसे क्या कहते हैं, लड़ो या उड़ो, क्या बोलते हैं, यानी फाइट या फ्लाइट के नाम से ये हार्मोन आपका वहां पे जाना जाता है। तो कभी पूछा गया ये हार्मोन कहाँ स्रावित होता है, क्या बताओगे, एड्रिनल ग्रंथि से ये हार्मोन आपका वहां स्रावित होता है। और ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी दोस्तों आपका हो जाता है, कई बार आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन वहां पूछा भी जा चुका है। एक सवाल ये पूछा जा रहा है कि एक मानसिक धर्म चक्र के दौरान समानता निष्कासित अंडों की संख्या कितनी होती है। तो भाई ये हम सभी को पता है, कितने अंडे बताओगे, सीधा सीधा एक अंडा ही वहां निष्कासित होता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर यहाँ पे सीधा सीधा आपका वहां पे हो जाता है। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आता है कि मानव मस्तिष्क का कौन सा अंग आपका निगलने और उल्टी करने का नियंत्रण वहां पे करता है। बताओ, उल्टी करने का जो कंट्रोल करता है कौन सा, हमारे माइंड का कौन सा हिस्सा वहां पे करता है। ये चार ऑप्शन में बताना है कि राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, अनुमस्तिष्क होगा, प्रमस्तिष्क होगा, या मेडुला ऑब्लोगेटा हो जाएगा, ये आपके पोन्स हो जाएगा। तो क्या बताओगे, सीधा सीधा आपके एग्जाम में क्वेश्चन अगर रिपीट वहां पे हुआ तो आपको सीधा बताना क्या, आपका मेडुला ऑब्लोगेटा जो यहाँ पे दिया गया, ये ऑप्शन सी आपका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। ये दोस्तों भाग क्या होता है, जो हमारा मस्तिष्क होता है इसका जो सबसे निचला भाग, मस्तिष्क का सबसे दोस्तों जो आपका निचला भाग होता है, ये वहां पे आपका स्थित होता है। अब ये क्या क्या हमें बताता है, जैसे आपका श्वसन हो गया, क्या हो गया, सांस लेना, श्वसन, जैसे ये श्वसन का ये कंट्रोल वहां पे करता है। इसके बाद दोस्तों जैसे आपका निगलना, आपका निगलना हो गया, या फिर दोस्तों आपका हृदय गति होगी, क्या होगी, हृदय गति, हृदय गति यहाँ पे नोट कर ले। इसके बाद दोस्तों आपका जैसे उल्टी हो गया, क्या लिख दिया यहाँ पे, उल्टी हो गया। इन सारे भागों को कौन कंट्रोल करता है, ये हमारा जो मस्तिष्क का निचला भाग होता है, ये आपको वहां पे कंट्रोल करता है। तो सीधा सीधा क्या बताओगे आप, ऑप्शन सी मेडुला वाला भाग आपका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। और ये कहाँ पे स्थित होता है, हमारे मस्तिष्क का सबसे निचला भाग, ये आपका वहां पे कहलाता है। एक सवाल ये पूछा जा रहा है, अस्त्रव्य कैसी प्रक्रिया मानी जाती है, अस्त्रो कैसी प्रक्रिया आपकी ये मानी जाएगी। ये चार ऑप्शन दिए जा रहे हैं, जो कि आपके दानापुर जडावरों में सीधे सीधे क्वेश्चन हमारा पूछा गया था। तो आप क्या बताओगे यहाँ पे, कैसी प्रक्रिया आपकी मानी जाएगी, आपको बताना उत्सर्जन प्रक्रिया। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। यानी ये क्या करते हैं, पदार्थ कोशिका से बाहर निकालते हैं, क्या होंगे, ये आपका उत्सर्जन प्रक्रिया आपकी यहाँ पे हो जाते हैं। यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे आपका जैसे आपके हार्मोन हो गए, क्या हो गया आपका, हार्मोन हो गया, या आपके एंजाइम हो गए, हार्मोन हो गया, एंजाइम हो गया, इनका क्या होता है, श्रावण यहाँ पे इनका एक उदाहरण आपका यहाँ पे हो जाता है। और ये शरीर के कार्यों क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, नियंत्रण वहां पे करते हैं। और ये ग्रंथियों द्वारा किया जाता है, जो हमारे शरीर ग्रंथियां होती है उनके द्वारा आपका ये काम वहां पे किया जाता है। सीधा सीधा क्या बताओगे, उत्सर्जन प्रक्रिया आपका राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाता है। एक सवाल ये पूछा गया है, बुद्धि का केंद्र, बुद्धि का केंद्र क्या होता है। यानी जो हमारी याददाश्त होती है इसका कंट्रोल हमारा मस्तिष्क का कौन सा भाग वहां पे होता है। मतलब प्रमस्तिष्क होगा, अनुमस्तिष्क होगा, थैलेमस होगा, मेडुला होगा। तो इन चार ऑप्शन में बताइए राइट आंसर आपका यहाँ पे कितना आपका हो जाता है। तो यहाँ पे सीधा सीधा क्या बताओगे, यहाँ बताना है प्रमस्तिष्क, जो आपका सेरिब्रम होता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। और दोस्तों ये जो आपका सेरिब्रम होता है, ये प्रमस्तिष्क होता है, ये क्या होता है, हमारे मस्तिष्क का क्या होता है, सबसे बड़ा भाग। ये मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग दोस्तों आपका यहाँ पे होता है। अब ये क्या क्या कंट्रोल करता है, जैसे सोचना, वही चीज हम लोग सोचते हैं समझते हैं, सोचना, या फिर एक नोट करना, समझने सोचना, लिखना, समझना, यानी किसी चीज को याद रखना होता है, ये सारा कुछ कहाँ आपका प्रमस्तिष्क वाला भाग ही आपका वहां पे करता है। और यहाँ पे ये आपका कहाँ, ग्रे मैटर में पाई जाती है, कहाँ, ग्रे मैटर में आपकी यहाँ पाई जाती है। तो अगर कभी भी क्वेश्चन ये भी पूछा जाए कि हमारे मस्तिष्क का सारा सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है,
तो आप क्या बताना, प्रमस्तिष्क का नाम ही आपको वहां पे बता देना है। अगला क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, फिर बताइए राइट आंसर यहाँ पे आपका कितना हो जाता है। इसमें क्या दिया जा रहा है, सार्क में किस प्रकार की पूंछ आपकी वहां पे पाई जाती है। अब ये 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। अब बताओ जो सार्क होता है कैसी पूंछ वहां पे पाई जाएगी। तो सार्क में कैसी पूंछ पाई जाएगी, सीधा सीधा आपको क्या बता देना, उसमें आपके होते हैं विषम श्रवी पूंछ। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। और यहाँ पे दोस्तों क्या होगा, इसका ऊपरी हिस्सा क्या होता है, क्या लिखो, इसका दोस्तों जो आपका ऊपरी हिस्सा होता है ये क्या होता है दोस्तों, आपका बड़ा यहाँ पे होता है। और इसके बाद जो आपका निचला हिस्सा होता है, क्या होता है आपका निचला हिस्सा होता है, ये क्या होता है, काफी आपका छोटा होता है, छोटा आपका वहां पे होता है। अब ये दोस्तों आपकी एक सार्क की विशेषता ही आपकी वहां पे होती है। इससे क्या होता है, इसे तैरने में काफी ज्यादा इसे बेनिफिट वहां पे देखने को वहां पे मिलता है। तो क्या बताओगे सीधा राइट आंसर यहाँ पे विषम पार्श्वी पूंछ आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाती है। अब इसके जो पूंछ होती है, ऊपरी हिस्सा आप क्या बताएंगे, बड़ा होता है, निचला हिस्सा आपका छोटा होता है, जो इसे तैरने में काफी हेल्प वहां पे ये आपका करता है। अब एक सवाल पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा एक संक्रामक रोग है, बताओ इनमें से कौन सा आपका संक्रामक रोग आपका हो जाएगा। ये 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए जा रहे हैं। जो आपके ये आपके विटामिन है ये आप अच्छे तैयार करना, या फिर जो आपकी बीमारियां हैं जो रोग होते हैं ये अच्छे तैयार करके जा रहा है। यहाँ से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन अक्सर आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो फिलहाल इसका राइट आंसर क्या बता दोगे, यहाँ पे दोस्तों जो आपका माउथ डिप्थीरिया यहाँ पे दिया जा रहा है, डिप्थीरिया। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। ये आपका एक बैक्टीरियल रोग आपका यहाँ पे हो जाता है, और ये गले और श्वास नली को प्रभावित करता है। कभी पूछा जाए ये किसको प्रभावित करता है, जो हमारा गला हो गया, ये गले में जो श्वास नली होती है इसको ये बहुत ज्यादा वहां प्रभावित आपका करता है। और दोस्तों इसके बचाव के लिए एक वैक्सीन लगती है, उसका नाम क्या है, डीपीटी वैक्सीन लगाई जाती है। इसके बचाव के लिए ये वैक्सीन वहां पे आपका लगाया जाता है। अब एक सवाल ये हमसे पूछ रहा है, भूमि के पोषण में कौन सी संरचना सहायक होती है, किसकी, भूमि के पोषण में कौन सी संरचना आपकी सहायक होती है। इन 4 ऑप्शन में बताना है, राइट आंसर कितना हो जाएगा। और ये सीधे सीधे हमारा क्वेश्चन दानापुर जडारो में आपका पूछ लिया गया था। तो इसमें अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन कभी भी वहां पूछा जाता है, आपको इसका राइट आंसर कितना आप बताओगे, तो सीधा सीधा आपको क्या बताना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका क्या होता है, इस तरह क्वेश्चन हमारे एग्जाम में कई बार वहां पूछे भी गए हैं। अब ये क्वेश्चन दोस्तों आपने, मैंने जो प्रैक्टिस सेट पहले भी वहां पे लगवाए थे, वहां मैंने इसका कई बार आपका रिपीट भी हुआ था। अब ये क्वेश्चन कई बार आपके एआरओ में भी आपके रिपीट हुआ, जेडारो में कई सारे क्वेश्चन वहां पे रिपीट आपके हुए। ये क्वेश्चन यहाँ पे दानापुर क्या आपका जो जयपुर जेडारो में भी पूछा जा चुका है, जबलपुर जेडारो में भी ये क्वेश्चन वहां पूछा जा चुका है। क्योंकि बस ये होता है, ये सारे क्वेश्चन आपके एक दूसरे जेडारो में आपके रिपीट वहां पे हुआ करते हैं। तो सारे बच्चे इसका स्क्रीनशॉट एक बार जरूर लीजिएगा, फिर बताना कि इसका राइट आंसर क्या होता है। इसका मैं आपको देता हूं होमवर्क के लिए, सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में बताइएगा राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, ताकि आप, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने कई बार आपको जो प्रैक्टिस सेट पहले मैंने करा रखे वहां पे ये क्वेश्चन मैंने कई बार करा रखा है, कि आपको पहले वाले क्वेश्चन अभी याद है भी कि नहीं याद है। एक बार ये क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर प्रैक्टिस करिएगा कि भाई इसका आंसर क्या आपका हो सकता है। कमेंट बॉक्स में सारे बच्चे वहां जरूर बता के जा रहे हैं कि इसका राइट आंसर कितना आपका हो जाता है। अब एक सवाल ये पूछा जा रहा है कि आधुनिक विज्ञान का समानता किस नाम से वर्णन होता है। जो आपका आधुनिक विज्ञान का समानता किस नाम से आपका ये वर्णन वहां पे होता है, तो किस नाम से वर्णन आप यहाँ बताओगे, सीधा सीधा आपको बताना है क्या, अणुगतिकी जो यहाँ पे दिया जा रहा है ऑप्शन नंबर सी, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। यानी आधुनिक विज्ञान में आपका सूक्ष्म और किसका अध्ययन किया जाएगा, अगर पूछा जाए आधुनिक विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है, क्या बताओगे, सूक्ष्म कणों का, क्या बताओगे, सूक्ष्म कणों का दोस्तों यहाँ पे इसका अध्ययन यहाँ पे किया जाता है। यानी क्या कहा जाएगा, इसे कहा जाएगा आणुगतिकी में आणविक स्तर पर प्रतिक्रियाओं को समझा वहां पे जाता है। अब इसका प्रयोग दवा अनुसंधान और जैव प्रौद्योगिकी में आपका काफी ज्यादा वहां पे अब ये आपका होता है। तो सीधा सीधा राइट आंसर क्या बता दोगे, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाता है। एक सवाल ये हमसे पूछा गया है कि डीएनए में थायमिन किसकी संरचना का प्रमुख घटक है, किसका, डीएनए में थायमिन किसकी संरचना का प्रमुख घटक है। अब ये 4 ऑप्शन आप ध्यान से पढ़िए, जो कि आपका जयपुर जडारो में वहां पे क्वेश्चन दिया गया था।
तो अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन कभी भी वहां पे रिपीट होता है तो आपको सीधा सीधा कितना राइट आंसर वहां पे आपको बता देना है, ये आप बताओगे अल्ट्रा वायलेट किरणें। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। यानी कि जो आपकी ये यूवी किरणें होती है, क्या होती है यूवी किरणें, क्या होती है ये डीएनए में थायमिन डाइमर बना सकती हैं आपके। अब इसमें क्या होता है जीन में परिवर्तन भी आपका वहां पे हो सकता है। और यूवी जो हमारी विकिरण किरणें होती है, कौन सी यूवी, अब ये कौन से रोग के लिए आपकी ये उत्तरदायित्व तो वहां पे होती है, ये होती है दोस्तों आपका कैंसर के लिए। किसके लिए, कैंसर। जो आपका स्किन कैंसर होता है ये आपकी यूवी किरणों के द्वारा ही आपका वहां पे होता है। और ओजोन परत क्या होता है, जो ओजोन परत होती है ये आपकी जो अल्ट्रा वायलेट किरणें होते हैं, यूवी जो किरणें होती है, इनको यहाँ पृथ्वी पर आने से वहां पे रोकती भी है। लेकिन अभी क्या, जो सीएफसी गैस के ज्यादा यूज करने के कारण अभी फिलहाल क्या हो रहा है, जो आपकी आपकी जहाँ पे ओजोन परत थी, ओजोन परत में कई सारे छेद यहाँ पे हो गए, ओजोन परत में छेद हो गए, जहां से आपके अल्ट्रा वायलेट किरणें जो आपकी होती है वो सीधे पृथ्वी पे वहां पे आ रही है। और जिससे क्या होता है, आपके स्किन कैंसर वाली प्रॉब्लम कई मतलब कई लोगों वहां पे देखने को अब ज्यादा मिलने वहां पे लगी है। तो सीधा राइट आंसर क्या बता दोगे, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। अब यहाँ दोस्तों हमारे केमिस्ट्री क्वेश्चन आपके स्टार्ट हो जाएंगे, यानी 15 क्वेश्चन हमारा केमिस्ट्री का भी आपका एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पे आप काउंट कर चलना कि आपके कितने क्वेश्चन किसमें सही हो रहे हैं, किसमें कितने गलत हो रहे हैं, ताकि आप उसी हिसाब से अपनी प्रैक्टिस वहां पे कंटिन्यू कर सके। इसका मतलब राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा कि एक दिया जा रहा शांत नाइट्रिक अम्ल और शांत आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का कौन सा अनुपात यहाँ पे आपका होता है, मिश्रण होता है, जिसे आप एक्वा रेजिया कहा जाता है। तो किस अनुपात में ये आपका मिलाया जाता है। और ये बिल्कुल बेसिक सवाल है और इंपॉर्टेंट भी आपका हो जाए, क्योंकि आपके कई सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन वहां पूछा भी गया है। तो इसका राइट आंसर सीधा सीधा क्या बताओगे यहाँ पे, 1:3। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर दोस्तों यहाँ पे आपका हो जाता है। और दोस्तों यहाँ पे एक चीज ये ध्यान रखना कि जो आपका एक्वा रेजिया होता है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, अगर पूछ लिया जाए इसका शाब्दिक अर्थ होता है राजाओं का जल। एक्वा रेजिया का अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे एक ये भी होता है क्या, राजाओं का जल भी दोस्तों आपका यहाँ पे आपका ये यहाँ पे हो जाता है। और दोस्तों जो आपका ये एक्वा रेजिया होता है ना, ये आपका एक्वा रेजिया जैसे आपका सोना हो गया, क्या एक नोट करना, आपका सोना हो गया, एक आपका दोस्तों प्लेटिनम हो गया, सोना प्लेटिनम प्लेटिनम। ये दोस्तों जो आपकी ये धातुएं होती है, नोबेल धातुएं, जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, इन्हें आपकी ये नोबेल धातुएं आपकी बोली जाती है। इनको ये क्या करते हैं, घोलने में सक्षम होता है, यानी इसको क्या करते हैं, इनको पिघला भी वहां पे करता है। इसमें क्या होता है, एक भाग क्या होता है यहाँ पे देखो, जो आपको ये रेशियो 1/3 का यहाँ पे होता है, इसमें जो आपका एक भाग होता है ये नाइट्रिक अम्ल का यहाँ पे होता है, और 3 भाग किसका होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का यहाँ पे होता है। यानी ये आपका एक शक्तिशाली ऑक्सीडाइजर होता है, एक शक्तिशाली क्या होता है, ऑक्सीडाइजर आपका यहाँ पे आपका ये होता है। तो राइट आंसर कितना बताओगे, सीधा सीधा आपको ऑप्शन नंबर डी 1:3 आपको यहाँ पे बता देना है। एक सवाल आपसे ये यहाँ पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा दुर्बल अम्ल, कौन सा दुर्बल अम्ल पानी में घुलने पे आप ये H+ आयन वहां पे प्रदान करता है। अब ये 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए, अब इनमें से बताना है कि राइट आंसर यहाँ पे कितना हो जाएगा। ये सीधे सीधे आपका दानापुर जडारो में हमारा ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। तो क्या बताओगे राइट आंसर इसका, सीधा सीधा क्या हो जाएगा, जो यहाँ पे दिया गया एसिटिक एसिड दिया जा रहा है, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। यानी कि दुर्बल अम्ल जल में क्या होती है, आंशिक रूप से आपके आयनित होते हैं। और जो ये आपका एसिटिक अम्ल यहाँ पे दिया जा रहा है, इसका रासायनिक सूत्र कभी आपसे पूछ लिया जाए, CH3COH आपका ये इसका रासायनिक सूत्र दोस्तों आपका यहाँ पे हो जाता है। अब ये आपका जो घरेलू सिरके में ये किस में पाया जाता है, जो घर में हम लोग सिरका यूज करते हैं वहां पे आपका ये एसिटिक एसिड यहाँ पे इसमें आपका पाया जाता है। और कभी अगर ये पूछा जाए इसका पीएच मान क्या होता है, पीएच मान क्या बताओगे, 4 से लेके 5 के आसपास इसका पीएच मान इसके बीच में ही आपका वहां पे पाया जाता है। इसके बाद एक क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है, अच्छा ये बताओ हमें निम्नलिखित में से कौन सा कथन अम्लों के बारे में सही नहीं है, कौन सा कथन आपका अम्लों के बारे में सही नहीं है। अब ये 4 ऑप्शन आपके दिए जा रहे हैं। अब ये चारों ऑप्शन एक बार ध्यान से पढ़िए, फिर बताओ कौन सा यहाँ पे गलत आपका यहाँ पे हो जाता है।
एक बार चार ऑप्शन यहाँ पे ध्यान से पढ़िए, फिर बताइए इसका राइट आंसर कितना आपके यहाँ पे हो जाएगा। पहला दिया गया उनका स्वाद खट्टा हो, तो भाई ये तो बात बिल्कुल सही दी जा रही है। ये हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसें धातुओं के साथ अभिक्रिया कर उत्पन्न होती है, हाँ बिल्कुल ये भी बात सही है। एसिड प्लस बेस H2, ये आपकी बात बिल्कुल यहाँ पे गलत हो जाएगी। सीधा आपको क्या बता देना है, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर आपका यहाँ पे आपका हो जाता है। दोस्तों यहाँ पे होता क्या है, आपका जो आपका क्या होता है, यहाँ पे आपका क्या बनेगा, आपका अम्ल प्लस क्षार जो दिया जा रहा है ये बराबर जो आपका दिया गया जल और लवण, ये आपके नहीं बनते हैं। क्या बताओ, ये आपके वहां पे नहीं बनते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या बताओगे, सीधा सीधा आपको ऑप्शन नंबर सी आपको राइट आंसर बता देना, क्योंकि ये दोनों बातें आपकी यहाँ बिल्कुल राइट यहाँ पे बताई जा रही हैं। अब एक सवाल आपका ये पूछ रहा है कि एथाइन एक उदाहरण है, बताओ एथाइन जो आपका दिया जा रहा है किसका एक उदाहरण यहाँ पे हो जाता है। ये चार ऑप्शन दिए जा गए थे जब आपका ये जबलपुर जडारो में वहां पे क्वेश्चन पूछा गया था। तो एथाइन किसका एक उदाहरण हो जाएगा, सीधा सीधा आपको क्या बताना है, जो आपका एथाइन होता है ये आपका त्रिबंध वाले यौगिक का, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। जो आपका एथाइन दिया जा रहा है, एथाइन C2H2, जो आपका एथाइन दिया जा रहा है ये क्या होता है, आपका एक एसिटिलीन भी इसे कहा जाता है। चाहे एथाइन लिख के पूछा जाए या हमसे एसिटिलीन लिख के भी आपका ये पूछा वहां पे जा सकता है। इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें आपके दो कार्बन का, इसमें आपके क्या होता है, दो कार्बन के बीच आपका त्रिबंध होता है, दो कार्बन के बीच आपका त्रिबंध यहाँ पाया जाता है। और ये आपका किस किस श्रेणी का यौगिक होता है, ये आपका अल्काइन। क्या बताओ, ये आपका अल्काइन जो आपकी श्रेणी होती है, अल्काइन श्रेणी, क्या बताओ ये आपका अल्काइन श्रेणी का एक यौगिक यहाँ पे आपका हो जाता है। अब कहाँ यूज होता है, ये आपका जैसे वेल्डिंग आप देखा होगा, जो वेल्डिंग इसका यूज कहाँ पे होता है, वेल्डिंग के कार्यों में दोस्तों इसका बहुत ज्यादा यूज वहां पे आपका ये किया जाता है। इसके बाद एक सवाल आपसे ये पूछा जा रहा है, मोमबत्ती का जलना, बताओ है मोमबत्ती का जलना कैसा परिवर्तन है। ये चार ऑप्शन आपके यहाँ पे दिए गए। तो एक क्वेश्चन ये भी आप रसायन विज्ञान पढ़ के जाना कि आपके भौतिक परिवर्तन कौन से होते हैं, रासायनिक परिवर्तन कौन से होते हैं। आप ये ऐसे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। अब पूरे चांस है कि इस बार जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन भौतिक परिवर्तन या रासायनिक परिवर्तन, एक बार इस क्वेश्चन इस बार भी पूछा जाएगा। तो इसके जितने भी एग्जाम्पल है, सारे एग्जाम्पल अच्छे से पढ़ के जरूर वहां पे इस बार आप जाइएगा। इसका राइट आंसर दोस्तों क्या बताओगे, यहाँ पे मोमबत्ती का जलना या बहना, जलना या बहना कैसी प्रक्रिया आपकी हो जाएगी, यहाँ पे क्या बता दोगे, ऊष्मा छेपी। देखो यहाँ पे एक आपका राइट आंसर किया गया ना, ऊष्मा छेपी अभिक्रिया, ऑप्शन डी। तो यहाँ पे अगर आपका यहाँ पे रासायनिक परिवर्तन हो, जैसे यहाँ पे दिया प्रकाश रासायनिक, यहाँ पे केवल अगर ये रासायनिक परिवर्तन होता तो वो भी हमारा राइट आंसर हो जाता। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन क्या दिया गया, ऊष्मा छेपी अभिक्रिया। जब आपको ये जयपुर जडारो में क्वेश्चन पूछा गया था, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका राइट वहां पे किया गया था। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, जो जब आपकी मोमबत्ती वहां पे जलती है तो वहां पे क्या उत्पन्न होती है, वहां पे आपकी ऊष्मा यानी वहां पे आपकी हीट उत्पन्न वहां पे होती, इसीलिए क्या बोला गया इसे, ये आपका एक ऊष्मा छेपी अभिक्रिया। एक पॉइंट दोस्तों यहाँ पे ये भी नोट करना, कभी अगर पूछे कैसी प्रक्रिया है यहाँ पे, तो अगर आपके ऑप्शन में रासायनिक वाला ऑप्शन यहाँ पे आपको दिख जाए, रासायनिक वाले ऑप्शन पे आपको वहां पे टिक कर देना, रासायनिक आपकी ये प्रक्रिया वहां पे हो जाते। इसमें मोम क्या होता है, गैस में बदल जाता है। इसमें क्या होता है, जो आपकी मोम होती है, मोम क्या जलने के बाद किस में बदल जाती है, आपकी ये गैस में सीधे आपकी वहां पे बदल जाती है और वहां पे जल जाती है। और ये प्रकाश और ऊष्मा दोनों उत्पन्न करती है, प्रकाश भी और ऊष्मा दोनों उत्पन्न वहां पे करती है। तो क्या बताओ, ये आपकी ऊष्मा छेपी अभिक्रिया यहाँ पे आपकी ये हो जाती है। एक सवाल ये पूछा जा रहा है, नेत्रों का परीक्षण आपका जो यहाँ पे एक्लोकाइड से किस तत्व घोल से आपका फैलाकर किया जाता है। अब ये चार ऑप्शन वहां पे हमारे दिए जा रहे हैं, जो कि आपका ये दानापुर जडारो में सीधे सीधे क्वेश्चन आपका वहां पूछा गया था। तो अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन कभी वहां पे रिपीट होता है, तो इसका राइट आंसर आपको कितना यहाँ पे बता देना है, सीधा सीधा क्या बताओगे, एथिलीन। आप क्या बताना, एथिलीन। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। दोस्तों जो आपको ये एथिलीन होता है, एक पॉइंट यहाँ पे ये याद कर लेना कि एथिलीन गैस एक क्या होती है आपकी प्राकृतिक, क्या बताओगे यहाँ पे आपकी एक क्या हो जाएगा, प्राकृतिक।
ये आपका एक प्राकृतिक हार्मोन भी दोस्तों आपका यहाँ पे होता है, प्राकृतिक हार्मोन होता है। अब ये आपका कोशिकाओं के बीच क्या होता है, प्रसार करने फैलाने में वहां पे सहायक आपका होता है। और नेत्र परीक्षण में इसका उपयोग फैलाव में ही आपका वहां पे किया जाता है। अब इसे आंखों का इमेजिंग में सहायता के लिए बहुत ज्यादा प्रयोग आपका किया जाता है। किसका? एथिलीन का प्रयोग वहां पे किया जाता है। अब एक सवाल पूछा गया है, समान प्रोटॉन संख्या वाले आपके जो न्यूक्लाइड को क्या कहते हैं? तो इन न्यूक्लाइड को क्या कहा जाएगा? सीधा सीधा आपको क्या बताना है, अगर आपके पेपर ये क्वेश्चन वहां रिपीट होता है तो सीधा आप क्या बताओगे? समस्थानिक। क्या बताएंगे? समस्थानिक। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। यानी समस्थानिकों में क्या होता है, जो इनकी प्रोटॉन संख्या होती है वो तो वहां पे समान होती है, लेकिन इनकी जो न्यूट्रॉन होती है, इनमें जो न्यूट्रॉन होते हैं, न्यूट्रॉन क्या होते हैं, इनके सारे भिन्न होते हैं। न्यूट्रॉन क्या होते हैं? भिन्न भिन्न अलग अलग यहाँ पे आपके होते हैं। जैसे आप मान लो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, हाइड्रोजन के जो आपके 3 समस्थानिक ये आपके वहां पे हो जाते हैं। अब इसके क्या होते हैं? रासायनिक गुण क्या होते हैं? इनके रासायनिक गुण सभी के आपके वहां पे समान यहाँ पे होते हैं। रासायनिक गुण क्या होते हैं? समान होते हैं। इनमें क्या बताओगे? इनमें जो प्रोटॉन होते हैं, क्या प्रोटॉन, प्रोटॉन क्या बताओ, ये क्या होते हैं? समान होते हैं। प्रोटॉन आपके समान होते हैं, लेकिन जो न्यूट्रॉन होते हैं ये इनके अलग अलग भिन्न भिन्न आपके वहां पे हो जाते हैं। लेकिन इनके जो रासायनिक गुण होते हैं सभी के, वो बिल्कुल समान सभी के आपके होते हैं। अब एक सवाल ये हमसे पूछा जा रहा है कि एवोगैड्रो संख्या का मान बताइए कितना होता है। भाई एवोगैड्रो संख्या, इसे आप रट लेना, क्योंकि ये आपका जो क्वेश्चन है कई बार हमारे एग्जाम में रिपीट भी आपका हुआ है। तो आप क्या बताओगे, जो आपका एवोगैड्रो संख्या का मान क्या आपका हो जाएगा? क्या बताओगे? 6.023 इंटू 10⁻23। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। अब ये क्या दर्शाता है दोस्तों? आपको ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है एक मोल पदार्थ, ये क्या दर्शाएगा? एक मोल पदार्थ में, एक मोल पदार्थ में जो उसके कणों की संख्या, ये क्या हो जाए? कणों की संख्या को दोस्तों ये वहां पे आपका ये दर्शाता है। अब इसका प्रयोग आपका मोल संकल्पनाओं में ही आपका वहां पे होता है। कभी पूछा जाए इसकी एसआई मात्रक क्या आपका हो जाएगा? क्या बता दोगे आप? बताओगे इसका एसआई मात्रक आपका मोल हो जाता है। और ये आपका एक स्थिरांक ही आपका वहां पे होता है। क्या होता है? आपका स्थिरांक आपका वहां पे हो जाता है। अच्छा ये बताओ, तत्व 106 की खोज किसने की? जो आपका 106वां तत्व है, इसकी खोज किसने की? ये आपसे यहाँ पूछा गया है। ये 4 ऑप्शन वहां पे दिए जा रहे हैं। अब यहाँ तो आप किसी भी तत्व से का आपसे पूछा वहां पे जा सकता है, लेकिन हम यहाँ फिलहाल बात करेंगे जो हमारे एग्जाम में पूछा क्वेश्चन आपका जयपुर जडारो में आया था, 106वां तत्व की खोज किसने की थी? तो वैज्ञानिक का नाम आप क्या बताओगे? यहाँ पे सीबोर्ग। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। अब दोस्तों ये जो आपका सीबोर्ग है, 106वां तत्व की खोज किसने की थी? सीबोर्ग यहाँ पे नोट कर लेना। इसका सांकेतिक रूप क्या हो जाएगा? ये आपका एस डी यहाँ पे नोट कर लेना। और इसका नाम अगर पूछा जाए, इसका नाम वह खोज करता, इसके नाम आया खोजकर्ता अगर आपसे पूछा जाए किसका नाम बताओगे? इनका पूरा नाम क्या हो जाएगा? ग्लेन, ग्लेन टी क्या सीबोर्ग, इनका ये पूरा नाम यहाँ पे नोट कर लेना। ये पूरा नाम यहाँ पे हो जाता है। और ये आपका एक ट्रांस, आपका ये क्या हो जाएगा? ट्रांसयूरिनिक आपका तत्व यहाँ पे हो जाता है, जो कि आपका रेडियोधर्मी और कृत्रिम होता है, जो कि आपका रेडियोधर्मी और ये कृत्रिम आपका यहाँ पे आपका होता है। ये इनका पूरा नाम यहाँ पे नोट कर लेना, किसने इसकी खोज वहां पे की थी। अब एक अगला सवाल हमारा आता है, ये पूछ रहा है कि ब्लीचिंग पाउडर का आपका अभिक्रियाशील घटक कौन सा है? ब्लीचिंग पाउडर का अभिक्रियाशील घटक क्या हो जाएगा? ये 4 ऑप्शन एक बार आप ध्यान से पढ़िए, जो कि आपका दानापुर जडारो में ही क्वेश्चन हमारा पूछा गया था। इसका राइट आंसर आप कितना वहां बताएंगे? तो सीधा सीधा क्या बताना राइट आंसर आपको? यहां बताना है क्लोरीन जल। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। और ये आपका एक ऑक्सीकरण एजेंट भी दोस्तों आपका यहाँ पे होता है। और इसका काम मेन कहाँ पे होता है? कीटाणुनाशक। इसका मेन यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं? कीटाणु नाशक के रूप में या फिर ब्लीचिंग एजेंट के रूप में आपका किया जाता है। और इसका दोस्तों अगर कभी पूछा जाए इसका रासायनिक सूत्र क्या हो जाता है, क्या बता दोगे यहाँ पे? CaOCl2। इसका रासायनिक सूत्र दोस्तों आपसे कभी आपसे पूछा जाए CaOCl2,
OCl2 दोस्तों, इसका रासायनिक सूत्र आप यहाँ पे ये चीज यहाँ पे नोट कर लेना। ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ पूछा जाता है। तो क्या लिखो, सीधा सीधा क्या नोट कर लोगे, CaOCl2, ये चीज यहाँ पे नोट कर लेना। आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन यहाँ पूछा जाता है किसका, जो आपका क्लोरीन जल, यहाँ क्लोरीन आपका वाटर यहाँ पे आपका होता है। इसके बाद जो आपका अगला सवाल था, इसमें हमसे ये चीज पूछी जा रही है, लोहे में जंग लगना क्या। दोस्तों जो आपका ये लोहे में जंग लगना, इसके कई सारे एग्जाम में पॉइंट भी आपसे पूछे जाते हैं। जैसे आपसे ये पूछा जा सकता है कि जंग का रासायनिक सूत्र क्या होता है, और जब किसी लोहे में जंग से बचाने के लिए हम लोग किसका लेप वहां पे लगाते हैं। या आपसे ये पूछा जा सकता है कि लोहे में जब जंग लग जाता है उसके भार में क्या प्रभाव पड़ता है। यहाँ से कई सारे क्वेश्चन आपसे वहां पूछे जाते हैं। सारे पॉइंट यहाँ पे आप जरूर नोट करना, क्योंकि ये चीजें आपके एग्जाम में वहां पूछी जाती है और ये आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट भी आपके वहां पे होते हैं। तो क्या बताओगे, सीधा सीधा राइट आंसर यहाँ बताना है, विद्युत रासायन परिवर्तन। आप क्या बताओगे, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। क्या बताओगे इसका, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर यहाँ पे बिल्कुल हो जाता है। यानी कि जंग लगना क्या होता है, ऑक्सीजन और पानी की उपस्थिति में ही आपका वहां पे हमेशा आपका ये वहां पे होता है। अब एक चीज ये दोस्तों यहाँ पे याद करना कि ये क्या होता है, आपकी ऑक्सीडोशन प्रक्रिया। अगर कभी आपसे पूछा जाए ये कैसी प्रक्रिया होती है, तो क्या बताओगे, ये आपकी ऑक्सीडेशन प्रक्रिया भी आपकी वहां पे होती है। इसमें क्या होता है दोस्तों, जो आपका आयरन होता है, जो आपका लोहा होता है, ये किसमें परिवर्तित आपका हो जाएगा, ये चीज यहाँ पे आप याद करना। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन बाहर यहाँ पे निकल जाएंगे, इसमें ये आपका रूपांतर वहां पे हो जाता है। अब इससे क्या होता है, जो आपकी लोहा होता है, जो धातु होता है, जो लोहा होते है, इसकी जो आपकी मान लो जो इसकी ताकत होती है या इसकी कम हो जाती है, या ये लोहा आपका जल्दी टूट जाता है, लोहा जल्दी आपका खराब यहाँ पे हो जाता है। अब एक क्वेश्चन ये भी आपसे पूछा जाता है, जब लोहे में जंग लगती है तो इसके भार में क्या प्रभाव पड़ता है। इसका भार हमेशा आपका बढ़ जाता है। लोहे में जब भी जंग लगती है, लोहे का भार क्या होता है आपका वहां पे बढ़ जाता है। ये भी चीज वहां पे याद रखिएगा। अब एक सवाल ये पूछा जा रहा है कि आपेक्षिक द्रव्यमान किस क्वांटम संख्या द्वारा नियंत्रित वहां पे होता है। अब ये 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। अब बताओ इसका राइट आंसर आपको वहां पे कितना आपका हो जाता है। तो क्या बताओगे, सीधा सीधा राइट आंसर इसका आपको बताना है क्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या आप बता दोगे। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ये आपका इलेक्ट्रॉन की कक्षा की दिशा में क्या होता है वहां पे उसको दर्शाता है। अब ये कक्षा के आपके उप स्तर की स्थिति को निर्दिष्ट भी वहां पे करता है, और चुंबकीय गुणों को क्या करता है, ये निर्धारण वहां पे करता है। और कभी पूछा इसे हम लोग कैसे लिखते हैं, कैसे दर्शाया जाएगा, आपको ये एम के द्वारा, स्मॉल एम के द्वारा आपका ये वहां पे दर्शाया जाता है। तो क्या बताओगे, सीधा सीधा ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। अच्छा एक सवाल ये पूछा जा रहा है, कार्बन के 6.023 के 10 पावर 22 परमाणुओं का भार कितना आपका होगा, इसका भार बताओ कितना हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन आप बिल्कुल ऐसे एक बार रट लेना वहां पे, क्योंकि अगर इसे सॉल्व करोगे काफी लंबा मेथड आपका वहां पे हो जाता है। अगर कभी भी आपके एग्जाम में कभी ये क्वेश्चन वहां पे रिपीट होता है, सीधा सीधा आपको इसका राइट आंसर कितना वहां बता देना है। ये सीधा सीधा आप बताओगे कितना, 101.2 ग्राम। क्या बताओगे यहाँ पे 100, जो क्या बताओगे सीधा सीधा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1.2 ग्राम आपको बता देना है। और दोस्तों ये किसका एक उदाहरण यहाँ पे हो जाएगा, क्या बताओगे, ये आपका स्टाइकोमेट्री का दोस्तों ये आपका एक उदाहरण यहाँ पे आपका हो जाता है। ये चीज भी यहाँ पे आपको पता होनी चाहिए, ये किसका आपका एग्जाम्पल यानी उदाहरण आपका वहां पे हो जाएगा। अब ये पूछा जा रहा है कि कार के निकासित धुएं से कौन सी जहरीली गैस होती है, यानी कार हो यानी जो गाड़ियां वहां पे चलती है उनसे कौन सी धुएं में कौन सी जहरीली गैस उसके द्वारा वहां पे निकलती है, कि जो गाड़ियों के धुएं से कौन सी जहरीली गैस निकलती है। और ये एग्जाम में क्वेश्चन आपके पूछा भी कई बार वहां पे जाता है। तो अगर कभी भी आपके पेपर में ये क्वेश्चन वहां पे रिपीट होता है, सीधा सीधा क्या बताना है आपको, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बता देना है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। दोस्तों जो आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होती है, कभी पूछा जाए इसके रंग कैसा है, तो आप क्या बताओ, ये आपकी रंगहीन है। यानी ये नहीं सुन, जो आपके गाँव गाड़ियों से धुएं सलेंसर जो काला काला निकलता है
वो गैस नहीं होती, उसके साथ ही निकलती है, लेकिन इसका कोई रंग आपका वहां पे नहीं होता है। और दोस्तों इसका कोई गंध भी नहीं होता, यानी ये गंधहीन गैस भी होती, कोई गंध भी इस गैस की वहां पे नहीं होती। लेकिन ये गैस क्या होती है, जहरीली गैस आपकी यहाँ पे बहुत ज्यादा आपकी वहां पे होती है। और ज्यादातर ये गैस आपकी दोस्तों कब वहां पे निकलती है, जैसे कोई चीज अगर पूरी जलती नहीं है, यानी आधे अधूरा कोई चीज वहां पे जलता है, तो वो जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है ये बहुत ज्यादा वहां पे आपकी निकलती है। ये चीज यहाँ पे याद करना। और दोस्तों यहाँ पे जो बंद स्थानों में इसका प्रभाव काफी क्या होता है, जानलेवा वहां पे हो जाता है। जैसे कि अगर कोई कोई कमरा आपका बंद कमरा हो और वहां पे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस अगर वहां पे निकल रही हो, तो वहां से आपके जो दम घुटने से आपकी वहां मौत भी वहां पे हो जाती है। वहां पे होता है कि दोस्तों जो आपका रक्त में हमारा हीमोग्लोबिन होता है, इससे मिलकर क्या करता है, जो हमारे शरीर में जो ऑक्सीजन का प्रवाह वहां पे होता है, वो पूरे शरीर में ऑक्सीजन वहां पे नहीं पहुंच पाती है। और जिससे क्या होता है, हम लोग सांस वहां पे नहीं ले पाते और हमारा दम घुटने से वहां पे मौत आपकी वहां पे हो जाती है। यानी ये बहुत ज्यादा जहरीली गैस आपकी वहां पे हो जाती है। अब एक सवाल ये आपसे पूछा जा रहा है कि उत्पादक गैस में किसकी अधिकता से विषाक्त होती है, उत्पादक गैस में किसकी अधिकता से वो विषाक्तता वहां पे आपकी हो जाती है। तो किसकी अधिकता आप वहां बताओगे, सीधा सीधा क्या बताना है, वहां बताएं कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसके बारे में अभी हमने यहाँ पे बात की थी। कार्बन मोनोऑक्साइड आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे आपकी हो जाती है। अब इसके बारे में मैंने अभी का सारा कुछ वहां बता दिया है कि क्या मतलब कैसे होती है, कि हमारा दम कैसे घुटता वहां पे, तो ये सारा कुछ मैंने इसके बारे में बता चुका हूँ। क्योंकि ये आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड से कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछे आपके जाते हैं। इसके बाद हमारे फिजिक्स क्वेश्चन आपके स्टार्ट हो जाते हैं। टोटल 5 क्वेश्चन हमारा फिजिक्स का वहां पूछा जाता है। अब एक क्वेश्चन क्या आपसे पूछा जा रहा है, वह तापमान क्या कहलाता है जब एक ठोस वस्तु वायुमंडलीय दबाव पर पिघल कर द्रव बन जाती है। अब इन 4 ऑप्शन बताइए, राइट आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा। अब इसका आंसर लगभग हर बच्चे को वहां पता भी होगा, क्योंकि आपको ये चीजें और जिसकी मैं पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगा, एक बार प्रैक्टिस आप वहां से भी एक बार आप जरूर वहां पे दीजिएगा। तो क्या दोस्तों क्या होगा, उसका गलनांक कह देंगे। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। दोस्तों गलनांक आपका क्या होता है, गलनांक आपका वह तापमान होता है जिस पर कोई ठोस पदार्थ क्या होता है, द्रव में आपका बदल जाता है, वो क्या कहलाता है, आपका गलनांक वहां पे कहलाता है। अब ये पदार्थ की प्रकृति पे दोस्तों आपका निर्भर करता है। अगर दोस्तों कभी आपसे ये पूछा जाए कि जो आपका बर्फ होता है, बर्फ, अगर बर्फ का गलनांक पॉइंट पूछा जाए क्या होता है, क्या बताओ, 0 डिग्री सेंटीग्रेड आपका इसका गलनांक पॉइंट आपका यहाँ पे होता है। अगर बर्फ का पूछा जाए, ये किसी वस्तु की प्रकृति पे हमेशा आपका ये वहां पे निर्भर करता है। अब एक सवाल ये हमसे पूछा जा रहा है, 257 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल की भौतिक स्थिति क्या होगी, जल की जो आपकी भौतिक स्थिति होती है वो आपकी क्या वहां पे होती है। बताओ, प्लाज्मा होगा, गैसीय होगा, ठोस होगा, तरल होगा। तो क्या बताओगे सीधा, अगर हमारे पेपर क्वेश्चन अगर पूछा गया तो आपको क्या बताना है, गैसीय। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। गैसीय नहीं होगा, हाँ गैसीय होगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। दोस्तों कभी अगर आपसे एक चीज ये पूछा गया कि जो आपका जल होता है, जल का वाष्पांक अगर आपसे पूछा गया, जल का वाष्पांक बिंदु बता दो, क्या आपका हो जाएगा, तो आप क्या बताओगे, 100 डिग्री सेंटीग्रेड दोस्तों आपका यहाँ पे हो जाता है। और यहाँ पे दोस्तों जो आपका 257 डिग्री सेंटीग्रेड जो आपका यहाँ पे दिया जा रहा है, इस पे क्या होता है, जो जल गैस के रूप में सारा किसमें आज बदल जाएगा, आपका जल गैस के रूप में तो सारा आपका ये बदल जाता है। यानी यह तापमान जल के गैसीय रूप को वहां पे दर्शाता है। अब इससे अधिक तापमान पर जल क्या होता है, जल वाष्प में परिवर्तित आपका वहां पे हो जाता है। इससे जब ज्यादा ताप वहां पे होता है, जल वाष्प पे आपका ये परिवर्तित वहां पे आपका हो जाता है। अब एक सवाल ये पूछा जा रहा है, उस तापमान को क्या कहते हैं जिस पर वायुमंडलीय दबाव पर द्रव उबलना शुरू वहां पे कर देता, उसे क्या कहा जाएगा। अभी मैंने बताया कि गलनांक क्या होता है आपका, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में कई बार पूछे गए, तभी मैंने वो सारे क्वेश्चन आपके ला रहा हूँ कि जो हमारे फिलहाल एग्जाम जो होते हैं वहां पे क्या क्या क्वेश्चन में क्या क्या चीजें वहां बार बार रिपीट आपकी वहां पे हुआ करती हैं। तो इसका सीधा सीधा क्या बताओगे, वो पॉइंट आपका वाष्पांक बिंदु कहलाता है। ऑप्शन डी आपका राइट यहाँ पे हो जाएगा। अभी मैंने बताया जल का वाष्पांक बिंदु क्या होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड आपका यहाँ पे होता है। यानी द्रव का वाष्प दाब के बराबर आपका यहाँ पे हो जाता है। और इस बिंदु पर क्या होता है, द्रव में बुदबुदाहट आने वहां पे लगती है। जो आपके द्रव होता है, आप देखो जो हम कोई जल होता है उसको उबालते हैं, उससे जो बुदबुदाहट आती है, कितना टेम्परेचर वहां पे होता है उस समय का, 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर आपका होता है।
तो आप खुद ही देख लेना भाई, जब आप किसी मान लो गैस से पानी गर्म करते हैं, अगर जल उबलने लगता है, बुदबुदाहट तो उसमें आने स्टार्ट हो जाए, तो ये मान चलना कि जल का जो टेम्परेचर आपका 100 डिग्री सेंटीग्रेड आपका वहां पे हो गया है। अगला सवाल ये पूछा जा रहा है, एक सतही परिघटना क्या है? एक सतही परिघटना क्या है? उबलना, गलना, वाष्पीकरण, हिमांकन। इसके दोस्तों मैंने सारे वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने करा दिए एक साथ में ही, कि जो आपके एग्जाम बार बार वहां पूछे जाते हैं। हिमांक हो गया, क्वथनांक हो गया, कि आपको डाउट वहां पे ना हो कि अगर आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन वहां पूछे जाए। बस ये थोड़ी लैंग्वेज डिफरेंट आपकी यहाँ पे होगी। और दोस्तों एग्जाम तक मैं आपको सारे कंप्लीट वो क्वेश्चन भी कराऊंगा। भाई एग्जाम तक जो चीजें मैं आपको जैसे बता रखा हूँ वैसे आप तैयारी करते हो, आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ दिखेंगे। बस जो मैंने कंप्लीट नोट्स आपको दे रखे, वहां पे केवल नोट्स ही नहीं होंगे, नोट्स साथ आपके 50 प्रैक्टिस सेट। और वो जो प्रैक्टिस सेट है आपके आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट एग्जाम के पेपर ही मैंने वहां पे डाल रखे हैं, ताकि आप उन्हें प्रैक्टिस आप उन क्वेश्चन ही करो जो आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ताकि आपको ये आइडिया भी लगता चले कि हम जब पेपर वहां बैठेंगे हमारे सामने कैसे क्वेश्चन वहां पे हमारे सामने आएंगे, ताकि हम उन क्वेश्चन की अच्छे से वहां प्रैक्टिस कर सके। इसका तो राइट आंसर सीधा सीधा आपको क्या बता देना, ये आप बताओगे क्या, वाष्पीकरण आपका हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। और दोस्तों ये आपके एक धीमी गति से काफी ज्यादा आपका होता है, और यहाँ पे क्या होता है, बिना उबाल के होता है। जो आपकी ये वाष्पीकरण होता है ये बिना उबाल के यहाँ पे होता है। और ये आपका तापमान में कमी भी करता है, जो आपका टेम्परेचर होता है उसमें कमी भी आपका वहां पे ये कर देता है। और दोस्तों ये हमारा लास्ट क्वेश्चन हो जाता है आज की क्लास का। यहाँ पे जितने क्वेश्चन हमने कराए आप ये काउंट जरूर करना है कि आपका स्कोर यहाँ पे कितना हुआ है। तो कमेंट बॉक्स में ये जरूर बता के जाना कि आपका स्कोर कितना हुआ, कैसे तैयारी आपकी चल रही है। बस एग्जाम तक मैंने जो नोट्स आपको दे रखे हैं वो सारे नोट्स आप तैयार करके जाना, आपके पेपर वहां क्वेश्चन आपको जरूर वहां पे दिख जाएंगे। इसमें क्या पूछा जा रहा है कि मिट्टी के बर्तन में रखा जल आपका गर्मियों में भी के कारण ठंडा रहता है, किसके कारण से आपको वहां पे ठंडा रहता है? आप देखा होगा जो घरों में हम लोग सुराही यूज करते हैं कि उसे पानी भर देते हैं और वो पानी ठंडा बना रहता है, किसकी वजह से बना रहता है? तो क्या बताओगे सीधा सीधा? यहाँ बताना वाष्पोत्सर्जन। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाए। क्योंकि उसमें क्या होता है, जो घरों जो हमारे घर में सुराही हम लोग यूज करते हैं उसमें आगे जो मिट्टी के बने होते हैं उनमें बारीक क्या होता है, छेद वहां पे होते हैं, और उसमें क्या होता है, हमेशा क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन वहां पे हमेशा हुआ करता है। इसकी वजह से क्या होता है, उसके अंदर जो पानी होता है हमें ठंडा महसूस वहां पे आपका होता है। क्योंकि उसमें बर्तन में क्या होता है, छिद्र युक्त सतह आपके वहां पे पाई जाती है। तो क्या बताओ राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। तो यहाँ पे आप काउंट अभी करना कि कितना स्कोर आपका कितना स्कोर यहाँ पहुंच रहा है। अगर ये मान चलना कि किसी बच्चे ने अगर यहाँ पे 35 तक किसी बच्चे के क्वेश्चन यहाँ पे सही हो रहे हैं, तो मान चलो तैयारी आपकी बिल्कुल वहां पे सही चल रही है। लेकिन फिलहाल आपको जो टारगेट बना के चलना, क्योंकि अभी अपने पास लगभग 1 महीने का टाइम है, तो आपको टारगेट कम से कम दोस्तों आपको बना के चलना 38 से लेके 42 क्वेश्चन। जिस बच्चे के यहाँ फाइनल में वहां पे आ जाते हैं उसका बिल्कुल सिलेक्शन वहां पे आपका हो जाएगा। लेकिन अगर बात करें फिजिकली कट ऑफ कितनी रहती है, अगर कोई बच्चा मान चलना 32 क्वेश्चन तक भी वहां पे सही कर लेगा फिजिकली वो क्वालिफाई हो जाता है। यानी फिजिकल या रनिंग मेडिकल के लिए वहां उसे बुला लिया जाता है। लेकिन अगर आप ये चाहते हो कि हम एग्जाम देके आए और हमारा ये कंफर्म हो जाए भाई हमारा सिलेक्शन तो हो गया, तो कम से कम टारगेट दोस्तों आपका इतना लेके वहां पे चलता है। और ये मैं आपके वहां की कट ऑफ बता रहा हूँ जहाँ के सबसे ज्यादा कट ऑफ रहा है, जैसे आपका दानापुर हो गया, जयपुर हो गया, जबलपुर हो गया, और यहाँ की जो कट ऑफ सबसे ज्यादा रहती यहाँ की मैं कट ऑफ ये बता रहा हूँ। अगर इतना क्वेश्चन आप करके आते हो तो बिल्कुल कंफर्म आपका क्लियर वहां पे हो जाए, कोई डाउट आपका नहीं होने वाला। और जो मैं नोट्स आपको प्रोवाइड करा रखे अगर वो नोट्स तैयार कर लेते हो तो यकीन मान चलना कि 45+ क्वेश्चन केवल आपको वहीं से आपको देखने मिल जाएंगे। तो जो बच्चों ने नोट्स ले रखा है आप बिल्कुल तैयार करना, बेफिक्र रहो, बस वही पढ़ के आपको पेपर देने जाना है। आपके एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन वहां पे आपको दिख जाएंगे। तो ये वीडियो अगर आपको जरा भी इन्फॉर्मेटिव लगी वीडियो को लाइक कर, ताकि मैं आगे और आपको इस तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और करा सकूं जो आपके एग्जाम में वहां पूछे जाते हैं। और अगर आप चैनल नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस भर्ती का या आने वाली किसी भर्ती कुछ भी वहां पे अपडेट होता है उसका भी नोटिफिकेशन आपको वहां पे मिल सके। तो ओके दोस्तों, हम लोग मिलते हैं कल एक अगले प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए जय हिंद।